हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लिविंग वर्ल्ड। और मैं आपको एनसीईआरटी का हाईलाइट पढ़ाने वाला हूँ। और मैं ट्राई करूँगा कि 1 घंटे के अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूँ। तो आप मेरे साथ एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए ताकि मैं जो भी इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन करूँ उसको आप अपने नोट्स में लिखते जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जो है फर्स्ट पेज को जो है वो छोड़ देते हैं। वही सोचते हैं कि यहीं से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे तो यहीं से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस पेज में क्या-क्या इम्पोर्टेंट है देख लेते हैं। सबसे पहला ये इम्पोर्टेंट है कि अर्न्स्ट मेयर जो है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है। तो देख लेते हैं कि जो अर्न्स्ट मेयर है वो जर्मनी से बिलोंग करता है। आपको ये याद रखना है, ये जर्मनी से बिलोंग करता है। उसके बाद ये कौन से ब्रांच के बायोलॉजिस्ट हैं, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं। इवोल्यूशन के ऊपर इन्होंने स्टडी किया है। उसके बाद इनको क्या कहा जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है, द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी जो है वो अर्न्स्ट मेयर को ही कहा जाता है। ये 2018 में शायद क्वेश्चन पूछ चुका है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने जो है डेफिनेशन ऑफ ए बायोलॉजिकल स्पेसिस आर्म्स मेयर ने ही दिया था। इसको वो क्या करेगा, स्टेटमेंट बना के पूछ देगा कि डेफिनेशन ऑफ ए बायोलॉजिकल स्पेसिस गिवन बाय कैरोलस लेनियस एंड पूछेगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो ऐसा वो बना सकता है। तो याद रखना है कि डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिस जो है वो स्पेसिस का डेफिनेशन किसने दिया था, आर्म्स मेयर ने दिया था। उसके बाद इनको कौन सा प्राइज मिल चुका है, इनको जो है ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी मिल चुका है। इतना ही आपको याद रखना है। और आप अगर देखना चाहें तो ये इस बाकी सबको ओवरलुक कर सकते हैं। इन्होंने कौन-कौन से फील्ड में रिसर्च कर चुके हैं। सबसे पहला है ऑर्निथोलॉजी, उसके बाद टैक्सोनॉमी, उसके बाद ज़ूलॉजी, इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स, इन सब के ऊपर जो है इन्होंने रिसर्च कर चुके हैं। तो इस पेज में आपको क्या-क्या याद रखना है, कौन से कंट्री से बिलॉन्ग करता है, उसके बाद इनको क्या कहा जाता है, द डायरी ऑफ द 20th सेंचुरी कहा जाता है। उसके बाद इन्होंने क्या दिया था, डेफिनेशन वाली का स्पेसिस। इस चौथा जो है ट्रिपल क्राउन बायोलॉजी का जो प्राइज है ये किसको मिला था, बस इतना ही याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट। उसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस पेज में क्या इम्पोर्टेंट है देखते हैं। तो इस पेज में अगर इम्पोर्टेंट है तो वो ये है कि यहाँ पे वो दो क्वेश्चन पूछा है, एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछा है और एक फिलोसफिकल क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए देखते हैं कि इस पेज में क्या इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला हमको वो इस वाले पैराग्राफ में हमको बोल रहा है कि दुनिया बहुत अमेजिंग है। क्यों अमेजिंग है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरह के हैबिटेट्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स में जो है अलग अलग तरह के स्पेसिस रहते हैं। जैसे कि कोल्ड माउंटेन्स में पाए जाते हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, ओशियंस में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेसिडुअस फॉरेस्ट में क्या और डेसिडुअस फॉरेस्ट में और एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या डिफरेंस है। तो मैं उनको बता देना चाहूंगा कि जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है उसमें क्या होता है, उसमें कभी भी पत्ता जो है वो झड़ जाता है और कभी भी पत्ता जो है उग जाता है। लेकिन डेसिडुअस फॉरेस्ट में ऐसा नहीं होता। डेसिडुअस फॉरेस्ट में जो है एक पर्टिकुलर सीजन आता है, जिस सीजन में एक साथ जितने भी पेड़ होते हैं वो एक साथ अपने पत्ता को जो है वो झड़ाते हैं। तो ये याद रखना है। तो डेसिडुअस फॉरेस्ट इंडिया में बहुत सारी जगह में पाया जाता है। और उसके बाद ओशियंस में पाए जाते हैं, ऑर्गेनिजम्स फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, डिजर्ट्स में पाए जाते हैं। तो वो ये बोल रहा है कि वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में जो है अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। मतलब वो कोल्ड एरिया में पाए जा रहे हैं, उसके बाद वो वार्म एरिया में भी पाए जा रहे हैं। उसके बाद वो बहुत सारे एग्जाम्पल दिया है कि जो घोड़ा है वो जो इतने तेजी से वो दौड़ता है। उसके बाद माइग्रेटिंग बर्ड्स, एक बर्ड्स जो है वो एक जगह से दूसरा जगह तक, दूसरे जगह जो है वो माइग्रेट करके चले जाते हैं क्योंकि हैबिटेट की वजह से। उसके बाद वैल्यू ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स का जो मतलब एट्रैक्टिव जो लुक है उसके ऊपर भी जो है यहाँ पे उन्होंने बताया है। अटैकिंग शार्क इवोक्स, उसके बाद शार्क जिस तरीके से वो अटैक करता है अपने प्रे को। तो ये सब जो है उनको जो है एक सवाल के ऊपर धकेल दे रहा है कि सब कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो उसके बाद उन्होंने दो क्वेश्चन हमको पूछा है कि पहला क्वेश्चन ये है कि लाइफ क्या है। तो लाइफ क्या है, मतलब इसका हम दो क्वेश्चन इसके अंदर छुपा हुआ है। पहला जो वो टेक्निकल है और दूसरा जो है वो फिलोसॉफिकल है। हमको फिलोसॉफिकल के ऊपर नहीं जाना है कि जिंदगी का मकसद क्या है, ये सब हमको बस ये जानना है कि जिंदगी मतलब जो भी लाइफ है, लाइफ किसको कहेंगे, मतलब कोई अगर लिविंग है या नॉन लिविंग है, हम उसको कैसे हम पता करेंगे। बस हमको ये ढूंढना है और टेक्निकल क्वेश्चन का आंसर हमको ढूंढना है। उसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है, द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन अमंग मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन and among population of a community or even the molecular traffic inside a cell
मेक अस डीपली रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इन इट इज लाइक। तो उन्होंने यहाँ पे जो है बहुत सारे कीवर्ड्स यहाँ पे हमको दिया है। पहला दिया है इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। किसके बीच में इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है? कोऑपरेशन अमंग मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन। तो मान लेते हैं ये एक पॉपुलेशन है, तो इस पॉपुलेशन में अगर ये ए पॉपुलेशन है, तो ए पॉपुलेशन के अंदर मान लेते हैं कि बहुत सारे ए पॉपुलेशन है, ए बहुत सारे ए, इनके बीच में ये एक ही खाना खाते हैं। अगर एक ही तरह का पॉपुलेशन, अगर मान लेते हैं कि जो गाय है, बहुत सारे गाय हैं, अगर बहुत सारे गाय एक ही तरह का घास खाएंगे तो उनके बीच में क्या होगा? कंपटीशन बढ़ेगा। ये ए वाला गाय बोलेगा कि मैं खाऊंगा, बी वाला गाय बोलेगा कि मैं खाऊंगा, तो इनके बीच में क्या होगा? इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट होगा। किसके बीच में हो रहा है? सेम पॉपुलेशन के बीच में हो रहा है। उसके बाद और किसके बीच में हो सकता है? अलग अलग पॉपुलेशन, मतलब दो अलग अलग स्पेसिस के पॉपुलेशन को हम क्या बोलेंगे? कम्युनिटी बोलेंगे। मतलब गाय का पॉपुलेशन और जो गोट का पॉपुलेशन, इन दोनों को क्या चाहिए? इन दोनों को जो है वो ये हर्बीवोर्स है, ये घास फूस खाते हैं, तो दोनों को घास फूस चाहिए। अगर दोनों को घास फूस चाहिए तो दो अलग अलग पॉपुलेशन, दो अलग अलग स्पेसिस के पॉपुलेशन को घास फूस चाहिए। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में हो रहा है? यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट सेम पॉपुलेशन के अंदर नहीं हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंट अलग अलग स्पेसिस की पॉपुलेशन के बीच में हो रहा है। तो इसको हम बोलेंगे कम्युनिटी। तो याद रखना है पॉपुलेशन और कम्युनिटी में क्या डिफरेंस है। पॉपुलेशन मतलब एक ही स्पेसिस का अगर बहुत सारा नंबर है, जैसे कि गाय का बहुत सारा कितना पॉपुलेशन है, तो मैं एक ही स्पेसिस का, एक ही स्पेसिस कितना टाइप कितना है वो मैं दिखा रहा हूँ। मतलब इंसान, कितने इंसान है दुनिया में? 800 करोड़ है। तो ये हो गया पॉपुलेशन। अब मैं क्या करूंगा? इंसान का पॉपुलेशन और गाय का पॉपुलेशन, दोनों को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? कम्युनिटी हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो पॉपुलेशन और कम्युनिटी, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि यहाँ पे इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, और कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहा है और दोनों का कोऑपरेशन भी यहाँ पे हो रहा है। मतलब इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहा है और कोऑपरेशन भी हो रहा है। मतलब गाय गाय, मतलब एक दूसरे के साथ वो कोऑपरेट करके भी जी रहे हैं, उसके बाद वो खाने के लिए कॉन्फ्लिक्ट भी कर रहे हैं। तो ये सब कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है ये सब? लिविंग हम किसको कहेंगे? चलिए हम इस चैप्टर में हम देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे व्हाट इज लिविंग, मतलब लिविंग का डेफिनेशन यहाँ पे पूछा है। तो देखते हैं लिविंग हम किसको कहेंगे, जिंदा हम किसको कहेंगे। When we try to define living, we conventionally look for distinctive characteristics exhibited by living organisms: growth, reproduction, ability to sense environment, and mount a suitable response. Some come to our mind immediately as unique features of living organisms. तो यहाँ पे बोल रहा है कि लिविंग हम किसको कहेंगे। जैसे ही हम लिविंग का नाम सुनते हैं, अब कोई अगर पढ़ा लिखा नहीं है, बस कोई भी एक गवार है, तो उसको अगर आप पूछेंगे कि जिंदा कौन है, तो वो तुरंत क्या बोलेगा? जो सांस ले रहा है। वो सीधा बोलेगा कि जो सांस लेता है। या फिर वो बोल देगा कि जो बच्चा पैदा कर पाता है। ऐसा कुछ चीजें वो बोलेगा। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? जिंदा कोई है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि ग्रोथ, जिसका ग्रोथ हो रहा है। उसके बाद रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोड्यूस कर पा रहा है। उसके बाद एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, मतलब कोई अगर आपको चांटा मारा तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि हाँ मुझे कोई चांटा मारा है। तो सेंस एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट में कोई कुछ भी हो रहा है तो उसको वो सेंस कर पा रहा है। उसके बाद और क्या क्या आता है और यहाँ पे बोल रहा है कि वन मोर फीचर्स लाइक मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब, मेटाबॉलिज्म के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि मेटाबॉलिज्म कितने टाइप का है। तो मेटाबॉलिज्म मतलब आपकी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, चाहे ग्लूकोज का बनना हो या फिर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो या फिर प्रोटीन का सिंथेसिस हो, ये सबको हम मेटाबॉलिज्म में बोलेंगे। उसके बाद एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट। सेल्फ रेप्लिकेट मतलब, इसका मतलब ये है कि जो आपके अंदर जो भी सेल है ना, वो सेल डिवाइड हो रहा है कि नहीं, एक सेल से दो सेल बन रहा है, तो इसको बोलते हैं सेल्फ रेप्लिकेट। उसके बाद सेल्फ ऑर्गेनाइज। उसके बाद ये जो सेल है ना, सेल के अंदर क्या है? बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स हैं। ये जो ऑर्गेनेल्स है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। तो ये सेल्फ ऑर्गेनाइज कर पाते हैं अपने अपने काम के हिसाब से, अपने स्ट्रक्चर को वो ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो इसको बोलते हैं सेल्फ ऑर्गेनाइज। तो जितने भी हमारे बॉडी के अंदर, जितने भी हमारे सेल के अंदर जितने माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, जितने भी माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? उनके फंक्शन के हिसाब से वो अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो इसको बोलते हैं सेल्फ ऑर्गेनाइज। और इंटरेक्ट एंड इमर्जेंस टू दिस लिस्ट। तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में आएगा कि जो ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन कर पाते हैं या फिर जो सेंस कर पाते हैं,
उसके बाद अगर हम थोड़ा और डिटेल में जाएं तो हमको पता लगेगा कि हाँ, मेटाबॉलिज्म, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारा रिएक्शन चल रहा है, इसलिए हमारे मतलब अ, हम जिंदा हैं, हमको एनर्जी मिल रहा है, हमको हमारा प्रोटीन सिंथेसिस चल रहा है। उसके बाद एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, हमारा अगर कहीं पे आप इंजर्ड हो जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आपका सेल फिर से डिवाइड कर लेता है और उस जगह को वो फिर से घाव भर देता है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, सेल का डिवीजन हो रहा है, सेल्फ ऑर्गेनाइज, जो आपकी जो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं या फिर जो आपके ऑर्गेनल्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, जो भी है उसका जो भी स्ट्रक्चर है, वो क्यों ऐसा स्ट्रक्चर कैसा क्यों बना है, क्योंकि वहाँ पे एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी हमको मिलता है। तो फंक्शन के हिसाब से जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो ये सब जो भी करता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, लिविंग बोल सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे और एक बात मैं स्टार्टिंग से बोल दे रहा हूँ, जो भी लेटर लेटर जो है वो बोल्ड लेटर में अगर कहीं पे आपको दिखाई दे तो जान देना कि सुपर इंपोर्टेंट है, इसको आप रट लेना और समझ के अच्छे से पढ़ लेना। और यहीं से क्वेश्चन, अक्सर यहीं से ही क्वेश्चन बनता है। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखें तो जितने भी बोल्ड लेटर है ना, बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से बनता है। तो चलिए देखते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, इंक्रीजेस इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आ गया कि हम किसी को ग्रो हो रहा है हम कब बोलेंगे, जब उस ऑर्गेनिज्म अगर नंबर इंक्रीज हो रहा है या फिर मास इंक्रीज हो रहा है, इन दोनों में से कोई भी अगर हो रहा है तो मैं उसको क्या बोलूंगा, ग्रो हो रहा है बोलूंगा। मतलब जैसे कि आपका सेल, एक सेल से दो सेल होता है तो नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो इसको मैं ग्रोथ कह सकता हूँ। या फिर अगर आप छोटे थे, धीरे धीरे आप बड़े हो रहे हैं, तो इसको भी आपका मास का साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो इसको भी मैं आपको ग्रोथ कह सकता हूँ। तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। यहाँ पे क्लियरली लिखा है, इंक्रीज इन मास, increase in mass and increase in number of individuals are twin characteristic of growth। हम growth किसको कहेंगे, अगर किसी भी चीज का एक से दो बन रहा है या फिर उसका मास इंक्रीज हो रहा है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, ग्रोथ बोलूंगा। तो आप क्या करिए, अपने नोट्स में लिख लीजिए, पहले तो हेडिंग दीजिए ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, उसके बाद उसके नीचे लिखिए कि ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ का दो कैरेक्टर हो सकता है, आइदर उसका नंबर इंक्रीज हो, एक से दो, दो से चार हो, या फिर उसका मास का साइज बड़ा हो। जैसे कि माउंटेन है, माउंटेन क्या होता है, वो टाइम टू टाइम वो बड़ा होता जाता है। जैसे कि एवरेस्ट है, एवरेस्ट शायद अब 2 मीटर बढ़ चुका है, पहले 8848 मीटर था, अब शायद वो 50 हो गया है। तो ये माउंटेन जो है वो एक्सटर्नली बढ़ता है, ये पढ़ेंगे हम आगे। तो ये याद रख लेना है कि ग्रोथ मतलब क्या है, ग्रोथ मतलब इंक्रीज इन नंबर और इंक्रीज इन मास। तो हमने देखा कि ग्रोथ क्या है, ग्रोथ जो है इंक्रीज इन नंबर है, नहीं तो इंक्रीज इन मास है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ का मतलब क्या है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रोथ ग्रो कैसे करते हैं, सेल डिवीजन की मदद से ग्रो करते हैं, याद रखना है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन। इन प्लांट्स ग्रोथ कैसे होता है, सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। तो प्लांट में क्या होता है, जो सेल डिवीजन होता है वो कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस मतलब मरते दम तक इनमें कुछ प्लांट के कुछ ऐसे पार्ट हैं जो हम आगे पढ़ेंगे टिश्यू में, मेरिस्टेमेटिक रीजन है जहाँ पे सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं मरते दम तक, वहाँ पे कभी सेल डिवीजन बंद नहीं होता। तो प्लांट में जो है सेल डिवीजन कंटिन्यूअसली चलता रहता है। उसके बाद इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू सर्टेन एज। तो यहाँ पे मैं ग्रोथ को दो टाइप में डिवाइड कर सकता हूँ। सबसे पहला, ग्रोथ जो है दो तरह में डिवाइड हो सकता है। सबसे पहला एक होता है डिटर्मिनेट ग्रोथ, मतलब मैं डिटरमाइन कर सकता हूँ कि कब तक ग्रो होने वाला है। मतलब जो प्लांट में है, प्लांट में डिटरमाइन नहीं कर सकता कि कब तक ग्रोथ होगा, क्योंकि वहाँ पे सेल जो है वो कंटिन्यूअसली उसका नंबर बढ़ रहा है, एक से दो हो रहा है, दो से चार हो रहा है, चार से आठ हो रहा है, तो वो मरते दम तक हो रहा है। तो मरते दम तक अगर ग्रो हो रहा है तो मैं डिटरमाइन नहीं कर पाऊंगा कि कौन से इस तक ये ग्रो होगा, ये मरते दम तक होगा। अगर मरते दम तक ग्रोथ होगा तो मैं इसको क्या बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा इनडिटर्मिनेट। इसको मैं बोलूंगा इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। और अगर ये हम डिटरमाइन कर पाएंगे कि हाँ इतने टाइम तक ही होगा, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, डिटर्मिनेट। जैसे कि हमारे केस में, जैसे कि हमारा हाइट एक पर्टिकुलर एज तक ही बढ़ता है, उसके बाद नहीं बढ़ता, तो मैं ग्रोथ को अ, अ, इस ऑन द बेसिस ऑफ कितने टाइम तक ये डिवाइड हो रहा है, इसके बेसिस में मैंने दो टाइप में डिवाइड कर दिया, एक है इनडिटरमिनेट, दूसरा डिटरमिनेट। उसके बाद देखो, however cell division occurs in certain tissues to replace lost cells।
अब क्या होता है, सेल डिवीजन क्यों होता है, एक सेल से दो सेल क्यों बनता है? यहाँ पे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि अगर तुम्हारा जो हाथ है वो कट गया और वहां पे अगर उस जगह को अगर उस जगह का घाव भरना है, तो वहां पे सेल क्या करेगा, माइटोसिस करेगा और सेल डिवाइड करके क्या करेगा, वो उस रीजन को वो रिप्लेस कर देगा। उसके बाद वो बोल रहा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन। तो इनिशियल ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वो भी सेल डिवीजन के द्वारा ही ग्रो करते हैं। वन कैन इजीली ऑब्जर्व दिस इन इन विट्रो कल्चर्स। तो इनका जो ग्रोथ है इसको हम क्लियरली देख सकते हैं, कहाँ पे देख सकते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में देख सकते हैं। अब टेस्ट ट्यूब में अगर तुम यहाँ पे बैक्टीरिया है तो तुम देखोगे तुरंत 17 मिनट में या 20 मिनट के अंदर ही वो डबल हो जाते हैं, वो बहुत गुना हो जाते हैं, क्योंकि उनका एक से दो सेल बनने में उनको करीब 20 मिनट लगता है, तो वो डबल हो जाते हैं। तो अ, तुम वो उसको तुम कहाँ पे देख सकते हो, इन विट्रो कल्चर। इन विट्रो मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर तुम देख सकते हो। उसके बाद बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर्स ऑफ सेल्स, क्योंकि ग्रोथ का मतलब क्या है, इंक्रीज इन नंबर, तो सेल का नंबर इंक्रीज होता रहेगा टाइम के हिसाब से। उसके बाद इन मेजोरिटी ऑफ हायर प्लांट्स, हायर एनिमल्स में क्या हो रहा है, हायर एनिमल्स में जो है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इंपॉर्टेंट लाइन आ गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो यहाँ पे दो टर्म है, एक है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, और एक है म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स। इस दो इवेंट्स को आपको याद रखना है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब दो इवेंट्स हैं जो कि एक साथ नहीं हो रहा, अलग अलग में हो रहा है, ए अलग टाइम में हो रहा है, बी अलग टाइम में हो रहा है। म्यूचुअली इंक्लूसिव मतलब दोनों एक साथ हो रहे हैं, इसको बोलेंगे म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स। एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव में डिफरेंस पता होना चाहिए। अब ये तो मैंने क्या कर दिया, एक्सक्लूसिव के आगे म्यूचुअली लगा दिया, इंक्लूसिव के आगे म्यूचुअली लगा दिया। अगर मैं म्यूचुअली को काट दूं तो एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव में क्या डिफरेंस है। एक्सक्लूसिव मतलब ये एक पर्टिकुलर लिमिटेड टू सम पीपल, और मतलब कुछ ही लोगों में अगर ये पाया जाएगा तो उसको मैं बोलूंगा एक्सक्लूसिव, मतलब सिर्फ और सिर्फ इसमें ही पाया जाएगा। मैं बोलूंगा कि सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो कैरेक्टर है ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग में ही पाया जाएगा, मैं उसको क्या बोलूंगा, एक्सक्लूसिव। उसके बाद इंक्लूसिव मतलब ये एवरीवन, मतलब सब में ये पाया जाएगा, तो उसको मैं बोलूंगा इंक्लूसिव। याद रखना है, अगर म्यूचुअली आगे नहीं लगा है तो जान जाना कि एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ और सिर्फ इसमें ही पाया जा रहा है, इंक्लूसिव मतलब सब में पाया जा रहा है। उसके बाद म्यूचुअली अगर लग गया, म्यूचुअली दोनों एक साथ नहीं हो रहा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स मतलब दोनों एक साथ नहीं हो रहा है, म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स मतलब दोनों एक साथ हो रहा है। इसको आप जो है अपने कॉपी में लिख दीजिए। इस वो अक्सर क्या करेगा, अगर क्वेश्चन बनाएगा ना, यही इसी वर्ड में ही आपको कंफ्यूज कर देगा कि कौन सा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और कौन सा जो है म्यूचुअली इंक्लूसिव है। तो देखिए यहाँ पे वो क्या बोलना चाह रहा है, यहाँ पे वो ये बोलना चाह रहा है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। वो बोल रहा है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों अलग अलग होते हैं, कहाँ पे, हायर एनिमल्स में। मतलब वो बोल रहा है कि जो हायर एनिमल्स होते हैं, जैसे कि हम ह्यूमंस में क्या होता है, ह्यूमंस में जो है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक साथ होगा, मतलब रिप्रोडक्टिव फेज हमारा अलग होता है, ग्रोथ का फेज अलग होता है। मतलब जैसे कि पहले रिप्रोडक्शन होगा मतलब ऐसा ऐसा नहीं है कि अगर रिप्रोडक्शन होगा तभी जाके ग्रोथ होगा, या फिर अगर ग्रोथ होगा तो रिप्रोडक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये इंडिपेंडेंट है ग्रोथ और ऐसा नहीं है कि ग्रोथ होगा तभी जाके रिप्रोडक्शन होगा, क्योंकि रिप्रोडक्टिव फेज अलग है, ग्रोथ फेज अलग है। तो रिप्रोडक्टिव फेज एक पर्टिकुलर टाइम में आता है, जैसे कि 11 टू मतलब एडल्ट एज होता है ना, तो एडल्ट एज में रिप्रोडक्शन आता है, ग्रोथ जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आता है। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग होता है, ये डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करूँ जो यूनिसेल्युलर है, उनमें क्या है, यूनिसेलुलर में क्या होता है, एक सेल ही तो होता है। एक सेल क्या होता है, एक सेल दो सेल में डिवाइड होता है, एक से दो बनता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, तुम बोलोगे हाँ हो रहा है। क्योंकि हम अभी पढ़े हैं कि ग्रोथ का मतलब क्या है, एक से दो होना, मतलब इंक्रीज इन नंबर, यहाँ पे नंबर तो इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे ग्रोथ भी हो रहा है। अब मैं अगर तुमको पूछूं कि यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं, रिप्रोडक्शन मतलब क्या, अपने जैसा ही एक दूसरा ऑर्गेनिज्म बनाना। तो यहाँ पे एक सेल था, इस सेल ने क्या किया, अपने जैसा ही और एक बना दिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। तो यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है या म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स है, यहाँ पे जो है म्यूचुअली, ये क्या है, म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स, मतलब ये जो है एक साथ हो रहा है, म्यूचुअली इंक्लूसिव है। याद रखना है, इनिशियल ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स है। सेम ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ह्यूमंस में जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। मतलब ह्यूमंस में जो है, हायर एनिमल्स में क्या होगा, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक साथ नहीं होगा, लेकिन लोअर ऑर्गेनिज्म में
ये क्या होगा, एक साथ होगा। समझ पा रहे हो? आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट वो बोल रहा है कि वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। अभी मैंने बताया था, चाहे एक से दो सेल बने या फिर तुम्हारा बॉडी का जो मास है, तुम बचपन में बहुत पतले थे लेकिन अब बड़े होके बहुत खाना पीना कर दिया, तो अब आपका जो बॉडी है वो मोटा हो चुका है, तो मास इंक्रीज हो चुका है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ बोलेंगे। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो, यहाँ पे ये इंपोर्टेंट वाला पॉइंट है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रो कर रहा है। कैसे, देखो, इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज ए क्राइटेरियन फॉर ग्रोथ, अगर हम मास का इंक्रीज को हम बोलेंगे एक ग्रोथ का नाम देंगे, जैसे कि एक पहाड़ है, पहाड़ अब इतना सा है, कुछ दिन के बाद, कुछ सालों के बाद वो इतना बड़ा हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, मास का इंक्रीज हुआ कि नहीं, मास इंक्रीज हुआ, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम ग्रोथ बोल सकते हैं। लेकिन ये इंट्रिंसिक है या एक्सट्रिंसिक है, ये एक्सट्रिंसिक है, क्योंकि ये आउटसाइड से ग्रो हो रहा है, इनसाइड से ग्रो नहीं हो रहा। जैसे कि हमारा हमारा क्या होता है, हम हमारा जब हम छोटे होते हैं उस टाइम में हमारा हार्ट का जो क्या होता है, हार्ट का जो वेट है वो कम होता है, धीरे धीरे वो बढ़ता है। ऐसे ही हमारा जो किडनी है वो छोटा, मतलब धीरे धीरे वो उसका भी जो वेट है वो बढ़ता है। उसके बाद हम अंदर से जो है ग्रोथ होता है, हमारा जो ग्रोथ है, ग्रोथ को मैं दो अलग अलग टाइप में डिवाइड कर सकता हूँ। अभी तो हमने डिवाइड किया था, एक डिटरमिनेंट, दूसरा है इनडिटरमिनेंट। वो किसके बेसिस पे क्या था, कौन कितना टाइम तक सेल डिवाइड हो रहा है, अगर सेल मरते दम तक डिवाइड कर रहा है तो उसको बोलेंगे इनडिटरमिनेंट। अगर सेल अगर एक पर्टिकुलर टाइम तक ही डिवाइड कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिटरमिनेंट। और कैसे इसको डिवाइड कर सकते हैं, और हम इसको कौन से बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, हम इसको जो है, ये बाहर ग्रोथ हो रहा है या फिर अंदर ग्रोथ हो रहा है, इसके बेसिस पे हम इसको और दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर ये बाहर ग्रोथ हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। अगर ये अंदर ग्रोथ हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इंट्रिंसिक ग्रोथ। तो मैं ग्रोथ को दो टाइप में डिवाइड कर सकता हूँ, एक एक्सट्रिंसिक, दूसरा है इंट्रिंसिक। तो ये आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं कि हमने ग्रोथ को दो टाइप में डिवाइड किया है, एक है इंट्रिंसिक ग्रोथ, इंट्रिंसिक मतलब अंदर से, इन इन अगर आ गया ना, जान जाना कि अंदर से। और दूसरा है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, मतलब ये बाहर से। इंट्रिंसिक ग्रोथ कौन शो करता है, हम ह्यूमंस, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। उसके बाद एक्सट्रिंसिक कौन शो करता है, जो नॉन लिविंग है वो एक्सट्रिंसिक शो करते हैं, तो ये याद रखना है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है कि इंक्रीज इन बॉडी मास एज ए क्राइटेरियन फॉर ग्रोथ, माउंटेन्स, बोल्डर्स, सैंड माउंट्स डू ग्रो, मतलब जो माउंटेन होते हैं वो भी ग्रो करते हैं क्योंकि उनका मास इंक्रीज होता है। बोल्डर्स, जो भी बोल्डर्स है या फिर सैंड माउंट है, जो सैंड डून देखो ना, वो भी ग्रो करते रहते हैं। कोई भी एक ऐसा चीज अगर, मतलब कोई भी एक मान लेते हैं कि कोई भी कचरा का एक अगर गड्ढा हो, तो वहां पे अगर तुम कचरा डालते जाओगे डालते जाओगे डालते जाओगे डालते जाओगे, वो भी उसका मास धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो किसी भी चीज का अगर मास इंक्रीज हो रहा है ना, जान जाना कि उसका ग्रोथ हो रहा है। तो ग्रोथ जो है वो लिविंग में भी हो रहा है, नॉन लिविंग में भी हो रहा है। अब देखो नेक्स्ट, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। अभी मैंने बोला था ना, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ग्रोथ जो है अंदर से होता है, हमारा अंदर से जो है एक सेल दो सेल में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन क्या ये जो माउंटेन है, माउंटेन का जो मिट्टी है, क्या मिट्टी एक मिट्टी से दो मिट्टी बन रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो यही है, मतलब ये अंदर से ग्रो नहीं होते, यहाँ पे जो है बाहर से ग्रो होता है। यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से इनका जो हाइट है वो ग्रो होता है। तो ये ज्योग्राफी है, छोड़ी। लेकिन इतना जान जाना है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, ग्रोथ इनसाइड से, अंदर से होता है, तुम्हारे बॉडी के अंदर से होता है, तुम्हारा बॉडी का जो सेल है वो डिवाइड करता रहता है और तुम ग्रोथ हो जाते हो। लेकिन जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि पहाड़ हो गया, ये सब माउंटेन हो गया, सैंड माउंट्स हो गया, ये बाहर से ग्रो करते हैं, अंदर से नहीं करते। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अब और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया। अब यहाँ पे दो प्रॉपर्टी है, एक है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है इसको समझने में, तो चलिए समझते हैं। यहाँ पे दो चीज हो रहा है यहाँ पे। पहला है, प्रॉपर्टी जो है वो दो तरह का हो सकता है। क्या क्या, पहला है, प्रॉपर्टी जो है वो दो तरह का हो सकता है। एक है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, और
दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। डिफाइनिंग किसको बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक किसको बोलेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने आपको दो ट्रिक दे रहा हूँ, अगर वो दो ट्रिक को अगर ये जो भी कैरेक्टर है अगर वो फॉलो करेंगे तो जान जाइएगा ये डिफाइनिंग है या कैरेक्टरिस्टिक है। डिफाइनिंग मतलब जो चीज सिर्फ और सिर्फ, देखो यहाँ पे क्या करना है, कोई भी कैरेक्टर, जैसे कि देखो प्रॉपर्टी मतलब क्या, पहले प्रॉपर्टी के बारे में समझो। हम प्रॉपर्टी क्यों देख रहे हैं, प्रॉपर्टी मतलब एक गुण, मतलब किसी भी चीज का एक गुण हम देख रहे हैं। हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि कोई लिविंग है या नॉन लिविंग है। अगर कोई लिविंग है तो उसका गुण क्या क्या होना चाहिए, तो मैंने बोला कि ग्रोथ होना चाहिए, उसके बाद रिप्रोडक्शन होना चाहिए, उसके बाद सेल उसके बॉडी के अंदर होना चाहिए, कॉन्सिस्टेंस होना चाहिए, मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। अब आपके मन में आएगा कि ये जो सार ने जो ग्रोथ बोला, क्या ये ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ लिविंग में हो रहा है या फिर नॉन लिविंग में भी हो रहा है, या फिर रिप्रोडक्शन, ये जो रिप्रोडक्शन सर ने बोला ये कि सारे लिविंग में हो रहा है या फिर नॉन लिविंग में हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो अगर कोई भी कैरेक्टर, अगर मैंने आपको क्या क्या कैरेक्टर बोला, मैंने आपको 5 कैरेक्टर का नाम दिया, 5 गुण है जो कि लिविंग या नॉन लिविंग को डिफरेंस करता है। मतलब हम इस 5 कैरेक्टर को देख के हम पता लगा पाएंगे कि कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है। वो 5 कैरेक्टर क्या क्या है, ग्रोथ है, उसके बाद रिप्रोडक्शन है, उसके बाद क्या क्या है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, और आपका सेल है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद आपका कॉन्शियसनेस है, और आपका मेटाबॉलिज्म है। तो टोटल मेरे पास 5 है। ये 5 कैरेक्टर्स को देख के मैं ये पता लगा सकता हूँ कि हाँ ये जो है लिविंग है या नॉन लिविंग है। अब 5 कैरेक्टर जो मैंने लिखा है यहाँ पे, 5 कैरेक्टर में से कौन कौन सा कैरेक्टर डिफाइनिंग है, कौन कौन सा कैरेक्टर कैरेक्टरिस्टिक है, मुझे ये पता लगाना है। तो मैं कैसे पता लगाऊंगा, मैं सबसे पहले देखूंगा कि इनमें से कौन कौन सा कैरेक्टर ऐसा है जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग में ही पाया जाता है, और लिविंग के सिवा कोई नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता। मतलब मैं यहाँ पे दो ट्रिक आपको दे रहा हूँ, आप उसको अप्लाई करिएगा, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा कि कौन सा डिफाइनिंग है कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है। अगर यहाँ पे मैं दो ट्रिक दे रहा हूँ, एक ऑल, दूसरा है ओनली। आप कोई भी कैरेक्टर को ये वाला कोई भी कैरेक्टर के आगे आप ये दो ट्रिक अप्लाई कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ऑल एंड ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आपको बस एक क्वेश्चन पूछना है कि क्या ये जो कैरेक्टर है ये क्या ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में शो किया जाता है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि क्या सिर्फ और सिर्फ क्या ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में शो किया जाता है, मतलब या क्या ये नॉन लिविंग में शो तो नहीं करता, ये क्वेश्चन पूछना है। अगर इन दोनों का आंसर अगर हाँ आया तो आप जान जाइएगा कि डिफाइनिंग फीचर्स है। अगर इन दोनों में से कोई भी अगर एक ना आ गया, उसका आंसर अगर ना आ गया, तो जान जाना कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो चलिए फाइंड करते हैं कि कौन सा डिफाइनिंग है कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है। तो देखिए हम किसको डिफाइनिंग बोलेंगे किसको कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे। अगर मान लेते हैं कि मुझे ढूंढना है कि जो ग्रोथ है ये कैरेक्टरिस्टिक है या फिर डिफाइनिंग है, तो मैं सबसे पहले मैं देखूंगा कि ये जो ग्रोथ है ये क्या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्या सब में ये पाया जाता है। आपको बस ये देखना है कि ऑल एंड ओनली ये दो वर्ड को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऑल और ओनली को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मुझे आप बताइए कि क्या ग्रोथ जो है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। आप बोलेंगे हाँ, यूनिसेलुलर भी कर सकता है, मल्टीसेलुलर भी कर सकता है, सब ग्रो ग्रो करते हैं। ग्रो मतलब क्या, एक से दो सेल तो सब बन रहा है। तो यूनिसेलुलर में भी ग्रोथ हो रहा है या फिर मल्टीसेलुलर में ग्रोथ हो रहा है, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में ग्रोथ हो रहा है। मतलब ग्रोथ में जो है, ग्रोथ में ऑल वाला जो रूल है वो फॉलो कर रहा है। अब मुझे ये बताइए क्या सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हो रहा है, ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या ग्रोथ हो रहा है, नहीं। अभी तो हमने जस्ट देखा किसमें ग्रोथ हो रहा है, अभी जस्ट आपने देखा कि माउंटेन में भी ग्रोथ हो रहा है, या फिर और कहाँ पे सैंड माउंटेन में भी ग्रोथ हो रहा है। मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को छोड़ के नॉन लिविंग में भी ग्रोथ हो रहा है। मतलब आप मुझे ये बताइए कि क्या ओनली वाला रूल को फॉलो किया, नहीं किया, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ अगर होता तो ये दो रूल को अगर फॉलो करता तो मैं जान जाता कि ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया, क्योंकि यहाँ पे लिविंग में भी शो करता है और नॉन लिविंग में भी शो करता है, तो ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकता। क्योंकि मतलब डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मतलब क्या, एक ऐसा प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में ही होगा, लिविंग को छोड़ के और किसी में नहीं होगा, या फिर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा। मुझे मतलब सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा, या फिर लिविंग को छोड़ के किसी और में नहीं होगा। तो ये दो कंडीशन अगर कोई फॉलो कर रहा है तो मैं जान जाऊंगा कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। अगर दो कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है तो मैं जान जाऊंगा कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं रिप्रोडक्शन। मुझे आप बताइए कि रिप्रोडक्शन क्या सब में होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या सब में होता है।
आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि जो स्टेराइल कपल है या फिर जो स्टेराइल मेल है या स्टेराइल फीमेल है, जैसे कि हम आगे देखेंगे, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि ट्रांसजेंडर होते हैं। जो ट्रांसजेंडर होते हैं वो तो रिप्रेजेंट कर नहीं पाते। तो क्या ये हो सकता है कि ये जो ऑल है, क्या ये ऑल फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। अगर ये फॉलो नहीं कर रहा है, अब ये नेक्स्ट देखते हैं, ओनली, सिर्फ ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है, हाँ ये सही, ये फॉलो कर रहा है, लेकिन ऑल फॉलो नहीं कर रहा है। तो क्या रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगा? नहीं, नहीं होगा, क्योंकि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होने के लिए क्या चाहिए था? सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होना चाहिए था। यहाँ पे तो एक्सेप्शन आ गया। एक्सेप्शन क्या आ गया? यहाँ पे जो स्टेराइल कपल है या फिर जो ट्रांसजेंडर है या फिर बहुत सारे एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे, उनमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता। तो यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया। अगर एक्सेप्शन अगर आ गया ना, जान जाइएगा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मेटाबॉलिज्म। अब मुझे बताइए, क्या मेटाबॉलिज्म सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है? इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मेटाबॉलिज्म मतलब क्या है। मेटाबॉलिज्म अगेन डिवाइड टू टू टाइप्स, एक एनाबॉलिज्म, एक कैटाबॉलिज्म। एना एना मतलब क्या? कुछ भी चीज अगर आपके बॉडी में अगर बन रहा है, उसको मैं क्या बोलूंगा? एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब क्या? ऐसे याद रखना, काटना। कोई भी चीज अगर आपके बॉडी में टूट रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, जैसे कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। आप 10th क्लास में पढ़े होंगे कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, रेस्पिरेशन में पढ़े हैं। तो ब्रेक डाउन, आइदर वो ब्रेक डाउन होगा, तो उसको मैं क्या बोलेंगे? ब्रेक डाउन। कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक डाउन होना, किसी भी मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन अगर तो आपकी बॉडी में हो रहा है। एनाबॉलिज्म मतलब कुछ भी चीज का बनना है, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस, आपकी बॉडी में क्या बनता है? कोई भी चीज अगर बन रहा है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? एनाबॉलिज्म बोलूंगा। कोई भी चीज अगर टूट रहा है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? ब्रेक डाउन हो रहा है, तो उसको क्या बोलूंगा? कैटाबॉलिज्म बोलूंगा। मतलब एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म की वजह से ही हम सब क्या है? जिंदा है। अगर ये दोनों नहीं होता तो हम भी जिंदा नहीं होता। अगर ब्रेक डाउन ही नहीं, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन ही नहीं होगा, तो एनर्जी कहाँ से मिलेगा? मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो ब्रेकडाउन भी जरूरी है। अगर प्रोटीन का सिंथेसिस ही नहीं होगा, तो आपके बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं, आपका ग्रोथ हो पाएगा? जितने भी मसल्स जो बनाते हैं, किस लिए बना पाते हैं? प्रोटीन की वजह से बना पाते हैं। अगर प्रोटीन होगा ही नहीं, तो कैसे आपका ग्रोथ होगा? ग्रोथ नहीं हो पाएगा, आपका मसल फूलेगा ही नहीं। तो हमको जो है अ, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सब में मेटाबॉलिज्म होता ही होता है। बिना मेटाबॉलिज्म के कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि सबको एनर्जी चाहिए, सबको प्रोटीन चाहिए, सबको कुछ ना कुछ ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, सबको कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा, तब जाके कोई एक सेल जो है वो अपने आप को लिविंग करा सकता है। तो मेटाबॉलिज्म सब में होता है। अब मैं आपको पूछूंगा, क्या सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है? क्या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म होता है? आप बोलेंगे नहीं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही मेटाबॉलिज्म होता है। मतलब इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। मतलब मेटाबॉलिज्म जो है सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में शो करता है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म को छोड़ के नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही शो नहीं करता। तो मुझे यहाँ पे क्या हो गया? ऑल वाला रूल और ओनली वाला रूल यहाँ पे फॉलो हो गया। मतलब ये ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में शो करता है, और ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म में शो करता है क्या? मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा? मेटाबॉलिज्म जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो याद रख लेना, ऐसे याद रखना। उसके बाद सेल। क्या मुझे बताइए कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबके सब सेल में से बने हुए हैं? आप बोलेंगे हाँ, लेकिन एक एक्सेप्शन है, जैसे कि वायरस। वायरस क्या है? वायरस को ना ही हम लिविंग बोलते, ना ही नॉन लिविंग बोलते। ऐसा क्यों? वायरस जो है ना, वायरस जब तक वो किसी भी सेल के अंदर नहीं घुसा रहता है, तो वायरस क्या है? ए सेलुलर स्ट्रक्चर है। मतलब वायरस में सिर्फ आइदर डीएनए है या फिर आरएनए है, और उसको एक प्रोटीन का जो लेयर है वो कवर किया है, बस इतना ही है। उसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं है। तो किसी भी चीज को सेल कहने के लिए क्या क्या होना चाहिए? सेल होना चाहिए, साइटोप्लाज्म होना चाहिए, और न्यूक्लियस होना चाहिए। तीनों चीज जब होगा तभी हम उसी चीज को सेल बोलेंगे। तीनों चीज में से कोई भी एक अगर एब्सेंट होगा, तो हम जान जाएंगे सेल नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक जेनेटिक मटेरियल है, जो कि डीएनए या आरएनए है, या और उसको प्रोटीन का लेयर जो है कवर करके रखा है, तो इसको हम ए सेलुलर स्ट्रक्चर बोलेंगे। ए मतलब सेल एब्सेंट है। तो सेल अगर एब्सेंट है, तो इसको मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि ये तब तक कुछ नहीं कर पाएगा जब तक ये किसी बॉडी के अंदर नहीं घुसता। जब ये किसी ना किसी के बॉडी के अंदर घुसेगा, तब जाके ये एक्टिवेट होगा। जब तक ये किसी ना किसी के सेल के अंदर नहीं घुसता, तब तक ये इनएक्टिवेट होगा। तो इसलिए हम इसको ना ही लिविंग बोलेंगे, ना ही नॉन लिविंग बोलेंगे। याद रखना है। तो मुझे आप बताइए कि क्या लिविंग होने के लिए सेल की जरूरत है? हाँ, बिल्कुल जरूरत है। बिना सेल के हम किसी को लिविंग नहीं कह सकते। तो सेल जो है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल होता है। अब मुझे बताइए, क्या सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल होता है? हाँ, आप बोलेंगे हाँ, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को छोड़ के नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल
नहीं पाया जाता। मतलब ये भी जो है हमको हमारा दो रूल को फॉलो कर रहा है, मतलब ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल पाया जाता है और ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल पाया जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म को छोड़ के नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल नहीं पाया जाता। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपका है कॉन्शियसनेस। अब मैं बोलूंगा जो भी जिंदा है सेम चीज अप्लाई करिए। क्या ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉन्शियसनेस होता है? आप बोलेंगे हाँ। आप मे भी डाउट कर रहे होंगे कि क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कॉन्शियस है? मैं बोलूंगा हाँ। कैसे? देखो, अगर सेल है, जैसे कि आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं कि फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है। अनफेवरेबल में क्या होता है, मल्टीपल फिजन होता है। तो ऐसा क्यों हुआ? मतलब ये जो सेल है इसको कैसे पता चला कि बाहर फेवरेबल कंडीशन है या अनफेवरेबल कंडीशन है? मतलब ये सेंस कर पा रहा है, इसी वजह से इसको पता चल रहा है कि हाँ बाहर क्या चल रहा है, बाहर फेवरेबल कंडीशन है या अनफेवरेबल कंडीशन है। मतलब ये कॉन्शियस है, मतलब ये अपने चारों तरफ को लेके ये कॉन्शियस है कि क्या चल रहा है बाहर। तो ये क्या हो रहा है, ये सिर्फ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉन्शियसनेस है। उसके बाद मैं अगर पूछूं कि क्या सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होता है? आप बोलेंगे हाँ। क्या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉन्शियसनेस करता है क्या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म? मतलब आ, आपका बेंच हो गया, आपका टेबल हो गया, क्या आप उसको मारेंगे तो क्या उसको उसको मतलब दर्द होगा? आप बोलेंगे नहीं, दर्द नहीं होगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही कॉन्शियसनेस शो किया जाता है। तो इतना ही याद रखना था कि इस कॉन्सेप्ट, इसलिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे याद रखिएगा? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम किसको बोलेंगे? अगर कोई भी प्रॉपर्टी सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो प्रॉपर्टी होना चाहिए और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही वो प्रॉपर्टी होना चाहिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म को छोड़ के अगर लिविंग नॉन लिविंग में अगर वो पाया गया तो हम उसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे। या फिर सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो प्रॉपर्टी शो नहीं किया, फिर भी हम उसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल पाएंगे। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलने के लिए हम क्या, मतलब कौन सा दो रूल को फॉलो करना है? ऑल एंड ओनली। ऑल मतलब सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो प्रॉपर्टी शो करना चाहिए और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही वो प्रॉपर्टी शो करना चाहिए। आई होप आप सबको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी याद हो गया होगा। अब याद कैसे रखना है? मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको बोला था कि 5 कैरेक्टरिस्टिक है, हमारे पास 5 गुण है किसी भी चीज को लिविंग या नॉन लिविंग बोलने का। क्या क्या? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेल एंड कॉन्शियसनेस। तो याद कैसे करना है, कौन सा डिफाइनिंग के कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है? पहले तो ये दो रूल याद कर लीजिए, ऑल और ओनली। उसके बाद कैसे याद कर सकते हैं? मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ, GRMMC²। GRMCC मतलब G फॉर ग्रोथ, R फॉर रिप्रोडक्शन, M फॉर मेटाबॉलिज्म, C फॉर सेल एंड C फॉर कॉन्शियसनेस। तो जो पहला दो है, ये क्या है? एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। ये जो है ये सब में नहीं पाया जाता। मतलब ये क्या है, ये एक एक्सेप्शन, इनमें एक्सेप्शन पाया जाता है। जैसे कि ग्रोथ में जो है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ शो कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन में सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रोथ शो नहीं कर रहे हैं। तो ये दो जो है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ये दोनों जो है ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। बाकी जो तीन है, मेटाबॉलिज्म हो गया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया या फिर कॉन्सिस्टेंस हो गया, ये तीनों जो है एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो याद करना है पहले तो तुम आप सब जो है 5 कैरेक्टर्स याद कर लीजिए, GRMCC। उसके बाद पहला जो दो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, सॉरी पहला जो दो है वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है और जो लास्ट का जो दो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। ये था कॉन्सेप्ट। अब देख लेते हैं कि लाइन बाय लाइन में क्या क्या बोलता है। सेम चीज ही ये आगे लिखा होगा, तो चलिए देखते हैं। आई होप आप सबको डिफाइनिंग और कैरेक्टरिस्टिक के बीच में समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट रिप्रोडक्शन। इसका डिटेल देखते हैं कि एनसीईआरटी ने इसके बारे में क्या क्या लिखा है। अब देखिए, मल्टीसेलुलर के केस में हम रिप्रोडक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे बोला है कि इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी प्रोसेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज पेरेंट्स। मतलब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में क्या है, रिप्रोडक्शन मतलब क्या है कि उनके जैसा कोई एक अलग और एक ऑर्गेनिज्म अगर प्रोड्यूस हो जाए तो उसको मैं क्या बोलूंगा, रिप्रोडक्शन बोलूंगा। इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटली वी रिफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मींस आल्सो, तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। फंगाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स। तो सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि फंगाई कौन से मतलब कैसे रिप्रोडक्शन करता है एसेक्सुअली। तो आपको बोल देना है कि एसेक्सुअल स्पोर वो प्रोड्यूस कर सकता है। देखिए, स्पोर जो है दो तरह का हो सकता है, एक एसेक्सुअल हो सकता है, दूसरा सेक्सुअल हो सकता है। तो याद रखना है कि जो एसेक्सुअल स्पोर है ना, उसमें
म्यूसिस नहीं होगा, वहाँ पे माइटोसिस ही होगा। लेकिन जो सेक्सुअल स्पोर होते हैं वहाँ पे वो क्या होगा, वहाँ पे म्यूसिस हो सकता है। जैसे कि हम पढ़े हैं ना माइटोसिस म्यूसिस, वहाँ पे क्या लिखा होता है, वहाँ पे 2n जो है, 2n से अगर n हो रहा है तो जान जाना कि ये सेक्सुअल वाला स्पोर है। अगर 2n से 2n हो रहा है तो जान जाना कि ये सेक्सुअल वाला स्पोर है। आई होप अब सबको समझ में आ गया होगा। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, स्पोर्स जो है एसेक्सुअल भी हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है। उसके बाद वो बोल रहा है कि फंगाई स्पोर्स से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं इन लोअर ऑर्गेनिजम्स। ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है। इन लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बडिंग। याद रखना है, आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं कि ईस्ट में बडिंग होता है, हाइड्रा में बडिंग होता है। बडिंग मतलब एक आउटग्रोथ होता है, इस आउटग्रोथ से एक नया ऑर्गेनिज्म जो है ये डिटेच होकर नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। नेक्स्ट, इन प्लानेरिया, ये 10th क्लास में आप पढ़े हैं रीजनरेशन कैसे होता है प्लानेरिया में। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 10th क्लास में पढ़े हैं कि कौन कौन से मेथड से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है, फ्रैगमेंटेशन होता है, डीजनरेशन होता है, बडिंग होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है। तो ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप है। यहाँ पे याद रख लेना है, यहाँ पे क्या दिया है, उसको ही वो एक्सटेंड किया है। और यहाँ पे थोड़ा बहुत एग्जाम्पल याद रख लेना है कि कौन सा क्या कर रहा है। ये आपको पता है कि फंगाई एसेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस करता है। उसके बाद जो प्लानेरिया है वो रीजनरेशन करता है। प्लानेरिया को कौन करता है, प्लानेरिया को हम क्या बोलते हैं, फ्लाटोम भी बोलते हैं। वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन, यहाँ पे ट्रू रीजनरेट होता है, मतलब उसका जो मतलब जो प्लानेरिया होता है, वो प्लानेरिया जो है वो अ, ऐसा कुछ दिखता है। जो प्लानेरिया है वो उसका रीजनरेट होता है, मतलब उसका बॉडी पार्ट अगर लॉस्ट हो जाए तो उस हर एक बॉडी पार्ट से एक नया बॉडी ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। उसके बाद दैट इज ए फ्रैगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट्स द लॉस्ट पार्ट ऑफ द इट्स बॉडी एंड बिकम्स ए न्यू ऑर्गेनिज्म। तो रीजनरेशन मतलब क्या, कोई एक बॉडी का पार्ट था, पहले से था, लेकिन वो रीजनरेट हो रहा है। रीजनरेशन मतलब कोई एक बॉडी का पार्ट था, वो फिर से रीजनरेट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं रीजनरेशन। द फंगाई, द फिलामेंटस algae, द प्रोटोनियम ऑफ mosses, ये सब याद रखना है कि कौन कौन सा जो है वो फ्रैगमेंटेशन के प्रोसेस से कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, याद रख लेना है। फंगाई फ्रैगमेंटेशन से वो रिप्रोडक्शन कर सकता है, फिलामेंटस algae, उसके बाद प्रोटोनियम ऑफ mosses। तो अब दो वर्ड पे आप कंफ्यूजन हो सकता है, पहला है फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन। अब हमको ये समझना पड़ेगा कि फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले अगर फ्रैगमेंटेशन की अगर मैं बात करूँ, फ्रैगमेंटेशन किसमें आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं कि फ्रैगमेंटेशन जो है वो स्पाइरोगेरा में होता है। तो स्पाइरोगेरा क्या करता है, स्पाइरोगेरा जो है एक मेच्योरिटी पीरियड के बाद वो अपने आप को ब्रेकअप कर लेता है अपने आप के साथ, मतलब वहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वहाँ पे यूज नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है रीजनरेशन में क्या हो रहा है, उसको बाहर से कोई अगर इंजरी हो जाएगा, मतलब अगर ये जो प्लानेरिया है, ये प्लानेरिया को अगर कोई बाहर से काट देगा 3 पीस में, तो 3 अलग अलग पीस जो है एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा, 3 अलग अलग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लानेरिया के केस में क्या हो रहा है, बाहर से कोई इसको काटना पड़ रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ रहा है। लेकिन फ्रैगमेंटेशन में क्या हो रहा है, एक ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इन्होंने क्या किया, अपने बॉडी से ही इन्होंने अपने आप को डिटेच कर लिया और हर एक पार्ट जो है एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। ये डिफरेंस होता है फ्रैगमेंटेशन में और रीजनरेशन में। ये याद रखना है कि फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन में क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन में एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ता है, वो अपने आप ही सब कुछ ब्रेकअप कर लेता है अपने आप से, अपने आप से अपने आप को ही वो तोड़ देता है। लेकिन जो रीजनरेशन में क्या होता है, वो किसी भी टाइप का इंजरी होने के बाद ही वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में वो कन्वर्ट हो सकता है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट, तो क्या क्या याद रखना है, सबसे पहला यहाँ पे वो फ्रैगमेंटेशन का एग्जांपल दिया है, तो सबसे पहले याद रखना है कि फंगाई, उसके बाद फिलामेंटस algae, बहुत सारे algae होते हैं, जैसे कि वो स्पाइरो वगैरह की बात करें, यहाँ पे आप स्पाइरो वगैरह लिख सकते हैं। यहाँ पे स्पाइरो गायरा एग्जाम्पल है। उसके बाद प्रोटोनियम ऑफ मॉसेस, इसके बारे में हम प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे। ये वन टाइप ऑफ ब्रायोफाइट्स है। मॉसेस, मॉसेस मतलब मॉसेस एक वन टाइप ऑफ ब्रायोफाइट्स का एग्जांपल है। तो मॉसेस का एक स्टेज होता है, उसको हम प्रोटोनियमा बोलते हैं। तो वो भी क्या हो सकता है, वो भी अपने मतलब फ्रैगमेंटेशन से, मतलब फ्रैगमेंट मतलब अपने आप को वो फ्रैगमेंट में तोड़ देता है और ईच फ्रैगमेंट से एक नया ऑर्गेनिज्म बन सकता है। ऑल इजीली मल्टीप्लाई बाय फ्रैगमेंटेशन, ये याद रखना है। तो सीधा एक स्टेटमेंट बना देगा कि कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म फ्रैगमेंटेशन से करते हैं, तो याद रखना है ये सब। इसको आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। when it comes to unicellular organisms like bacteria, unicellular algae, amoeba, reproduction is synonymous with growth। इस लाइन को जो है आप एक बॉक्स में रख दीजिए, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और इसको आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। तो इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय सिनोनिमस विद ग्रोथ। सिनोनिमस
मतलब क्या देखो, मतलब जो है, अब ये समझना पड़ेगा आपको कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स वी हैव ऑलरेडी, मैंने आपको अभी जस्ट बोला था कि इसका रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ, याद रखना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अभी जस्ट मैंने बोला था कि अगर एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल है, एक सेल से दो सेल में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ? सबसे पहला यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है कि नहीं? हाँ हो रहा है। आप बोलोगे हाँ यहाँ पे एक से दो सेल बना मतलब इंक्रीज इन नंबर, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? ग्रोथ बोल सकता हूँ। अब मैं बताओ ये रिप्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं? रिप्रोडक्शन मतलब क्या क्या लिखा है? अपने जैसा कोई एक बना रहा है, तो सेल अपने जैसा कोई बना रहा है कि नहीं? हाँ, आप बोलोगे हाँ बना रहा है, तो यहाँ पे ग्रोथ भी हो रहा है, रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, और वो एक साथ हो रहा है। अभी हमने पढ़ा था ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स, मतलब वहाँ पे हायर ऑर्गेनिज्म में क्या था? ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दो अलग अलग टाइम में हो रहा था। पहले रिप्रोडक्शन हो रहा था, उसके बाद मतलब पहले मतलब रिप्रोडक्शन अलग टाइम में हो रहा था, ग्रोथ अलग टाइम में हो रहा था। लेकिन जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ एक साथ होता है। एक सेल दो सेल में कन्वर्ट हुआ, इसको मैं ग्रोथ भी बोल सकता हूँ और इसको मैं रिप्रोडक्शन भी बोल सकता हूँ, क्योंकि एक जैसा ही सेल बन रहा है, क्योंकि इनिशियल एक ही सेल है। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन भी एक साथ हो रहा है, ग्रोथ भी एक साथ हो रहा है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा लोअर ऑर्गेनिज्म के केस में क्या होता है? म्यूचुअली इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव? इंक्लूसिव इवेंट्स होता है, याद रखना है। इंक्लूसिव मतलब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक साथ हो रहा है, एक साथ, साथ साथ है, मतलब दोनों एक साथ हो रहा है। अगर अलग अलग होता तो उसको मैं क्या बोलता है? एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इसमें एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहाँ पे होता है? हायर ऑर्गेनिज्म में होता है, याद रखना है। तो इस वाले लाइन को याद रखना है, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। इसका मतलब क्या है? रिप्रोडक्शन और ग्रोथ एक साथ हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में हो रहा है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, algae हो गया, एमोeba हो गया। तो यहाँ पे वो एक स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट बना देगा कि फंगाई सो सिनोनिमस विद ग्रोथ, और फिर इन फंगाई रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि फंगाई जो है मल्टीसेलर है, और मल्टीसेलर में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक साथ नहीं होता, याद रखना है। increase in number of cells, that is increase in number of cells, we have already defined growth is equivalent to increase in cell number। जो भी मैंने बोला वही सेम चीज इसको बोल रहा है बार बार। hence notice that in single cell organisms we are not very clear about the usage of these two terms, growth and reproduction। मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, ये अलग अलग नहीं है, एक ही है। मतलब जब एक सेल दो सेल बनाएगा ना, उसको हम ग्रोथ भी बोल सकते हैं, उसको हम रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। तो वो बोल रहा है कि यहाँ पे क्लियरली डिफाइन नहीं है, यहाँ पे क्लियरली बाउंड्री नहीं बनाया गया है कि ग्रोथ किसको बोलेंगे, रिप्रोडक्शन किसको बोलेंगे। इन इनिशियल ऑर्गेनिज्म यहाँ पे हम एक ही मानते हैं, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही जैसा होता है, इसलिए इसको हम सिनोनिम मान रहे हैं। उसके बाद देखो, फर्दर देयर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स व्हिच डू नॉट रिप्रोड्यूस। मतलब मैंने अभी बोला था ऑल एंड ओनली सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन शो करते हैं क्या? नहीं शो करते। कौन कौन शो नहीं करते? म्यूल्स, स्टेराइल, वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। तो यहाँ पे उसने एक नया नाम दे दिया, म्यूल्स। अब तुम बोलोगे सर म्यूल्स मतलब क्या है? म्यूल्स मतलब जो है, म्यूल्स एक हाइब्रिड एनिमल है। हाइब्रिड मतलब ये किस किस से बनता है? ये हॉर्स और डंकी किससे मिलके बनता है? मतलब फीमेल हॉर्स और मेल डंकी अगर शादी करेंगे ना, इन दोनों के बीच में जो बच्चा पैदा होगा उस बच्चे को मैं क्या बोलूंगा? म्यूल्स बोलूंगा। तो यहाँ पे ये हाइब्रिड एनिमल है। तो जो हाइब्रिड एनिमल होते हैं, बहुत सारे हाइब्रिड एनिमल होते हैं, तो कुछ हाइब्रिड एनिमल ऐसे होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, और कुछ हाइब्रिड एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि म्यूल हो गया, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो हाइब्रिड एनिमल भी दो तरह के हो सकते हैं, एक फर्टाइल हाइब्रिड एनिमल्स और दूसरा है स्टेराइल हाइब्रिड एनिमल्स। मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस एक आपको समझा दे रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि एक होता है जैसे कि अगर मैं एक ऐसा हाइब्रिड एनिमल की बात करूँ जो कि रिप्रोडक्शन कर सकता है, एग्जाम्पल है टाइगन एंड लाइगर। तो इसके बारे में अगर डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप इतना जानिए कि अगर टाइगर और लायन भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, कब कर सकते हैं? इन कैप्टिविटी। मतलब उनको अगर आप अपने चिड़ियाघर में रख लेंगे, मतलब जू में अगर आप कैप्टिव में रख लेंगे, मतलब एक जेल टाइप का एक रूम में रख लेंगे, तो वहां पे वो अपना रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो लायन और टाइगर के बीच में भी रिप्रोडक्शन हो सकता है, और उनके बीच में रिप्रोडक्शन होने के बाद जो बच्चा बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? टाइगर बोलेंगे। अ, उसके बाद लाइगर बोलेंगे। तो ये जो टाइगर और लाइगर है ना, ये हाइब्रिड फर्टाइल है, फर्टाइल हाइब्रिड है, मतलब ये दोनों रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा हाइब्रिड है, हाइब्रिड मतलब दो अलग अलग स्पेसिस मिलने के बाद जो बच्चा पैदा होता है उसको बोलते हैं हाइब्रिड। दो अलग अलग स्पेसिस, जैसे कि डंकी एक स्पेसिस है, हॉर्स एक स्पेसिस है,
घोड़ा एक स्पीसीज है और गधा एक स्पीसीज है। तो घोड़ा और गधा अगर मिल रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक हाइब्रिड एनिमल बन जाएगा, और जो हाइब्रिड एनिमल बनेगा ना वो इनफर्टाइल होगा, मतलब फर्टाइल नहीं हो पाएगा, मतलब वो स्टेराइल होगा। तो वो एक्सेशन की मैं बात कर रहा था ना कि सब सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो उनमें जो एग्जांपल है वो क्या हो जाएगा, म्यूल्स हो जाएगा। म्यूल्स मतलब गधा और हॉर्स के बीच में जो मिलके जो बनता है वो उसको बोलते हैं म्यूल्स। उसके बाद स्टेराइल वर्कर बीस। अब जो मधुमक्खी हैं वो भी अलग अलग तरह के हैं, जो कि मेल 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 बीज को हम क्या बोलेंगे, ड्रोन बोलेंगे। और फीमेल बीज को हम क्या बोलेंगे, फीमेल बीज दो तरह का हो सकता है, एक क्वीन और दूसरा है वर्कर बीज। नाम से ही पता चल रहा है वर्कर बीज, एक यही मेन काम करते हैं, ये भी काम करते हैं जो 1 सेकेंड। तो देखिए, तो जो वर्कर बीज होते हैं वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, जो बीज होते हैं ना, जो मधुमक्खी हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, एक मेल हो सकता है और दूसरा जो है वो फीमेल हो सकता है। तो जो मेल है, मेल को हम क्या बोलेंगे, ड्रोन बोलेंगे। फीमेल को हम क्या बोलेंगे, वार्कर बोल सकते हैं और क्वीन बोल सकते हैं। नाम से पता चल रहा है वार्कर मतलब ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, काम करता है। क्वीन मतलब ये रानी है, रानी मतलब ये फर्टाइल है, मतलब ये बच्चा पैदा कर सकती है। तो ड्रोन और क्वीन ये दोनों फर्टाइल है, मतलब ये दोनों रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन ये जो वार्कर है ना, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो ये वार्कर भी जो है ना वो स्टेराइल है, नाम से पता चल रहा है वार्कर मतलब ये काम करता है। तो यहाँ पे इसलिए इसका एग्जांपल है कि रिप्रोडक्शन कौन कौन नहीं कर सकते, म्यूल्स नहीं कर सकता। म्यूल्स कौन, म्यूल्स और एक होता है हिनी। हिनी भी मतलब हॉर्स और डंकी का दोनों का हाइब्रिड है। बस फर्क इतना है, म्यूल्स में क्या होता है, फीमेल हॉर्स और मेल डंकी होता है, उसको बोलते हैं म्यूल्स। अगर मेल हॉर्स और फीमेल डंकी है तो उसको बोलते हैं हिनी। बस इतना सा डिफरेंस है, इतना याद रखने की जरूरत है नहीं, बस इतना याद रखिए कि म्यूल्स मतलब गधे और घोड़े के बीच में अगर रिप्रोडक्शन हो और उसका बच्चा हो तो उसको उसके बच्चे को क्या बोलेंगे, म्यूल्स बोलेंगे। और हिनी मतलब उनका ही बच्चा है, बस उनका जेंडर अलग अलग हो जाएगा बस। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्टेराइल वाटर बीज, उसके बाद इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। कुछ ऐसे फर्टाइल ऐसे कपल्स होते हैं जो कि बच्चे पैदा नहीं कर पाते, जैसे कि वो ट्रांसजेंडर की बात कर रहा है, या फिर कोई कुछ ऐसे लड़कियां होते हैं जिनका ओवरी सही नहीं होता है, ओवरी फंक्शन नहीं कर रहा होता है। तो ऐसे कपल्स जो है वो भी एग्जाम्पल है रिप्रोडक्शन का। तो यहाँ पे हमको पता लग गया कि रिप्रोडक्शन जो है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं हो रहा। अगर ये ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं हो रहा तो क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होने के लिए दो चीज होना जरूरी है। आइदर ये सब में होगा, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होना चाहिए, या फिर सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। ऑल एंड ओनली ये दो रूल को फॉलो करना चाहिए। अगर ये दो रूल को फॉलो नहीं करेगा ना तो इसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते। तो ये यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया। जैसे ही एक्सेप्शन आ गया ना, तो एक्सेप्शन क्या है, म्यूल्स रिप्रोडक्शन नहीं करता, स्टेराइल वर्कर बीज नहीं करता, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स नहीं करता। तो हम यहाँ पे जान जान गए कि यहाँ पे क्या हो गया, हेंस रिप्रोडक्शन आल्सो कैन नॉट बी एन इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे ऑल इंक्लूसिव, यहाँ पे और एक वर्ड आ गया इंक्लूसिव, आप सब लिखिए। इंक्लूसिव मतलब क्या, इंक्लूसिव मतलब सारे, ऑल। क्या ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे वो स्टेटमेंट क्या बनाएगा, रिप्रोडक्शन इज नॉट एन इंक्लूसिव प्रॉपर्टी, ट्रू और फॉल्स, आप बोलेंगे ट्रू, क्योंकि इंक्लूसिव मतलब ऑल। लिखिए ऑल। क्या ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, आप बोलोगे नहीं। तो ये क्या, ये क्या होगा, नॉट, मतलब रिप्रोडक्शन इज नॉट एन इंक्लूसिव प्रॉपर्टी। आप सबको यहाँ पे अ, पता चल गया होगा। देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा है, रिप्रोडक्शन आल्सो कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। तो ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये नहीं पाया जाता, तो ये इंक्लूसिव हम इसको नहीं कह सकते। तो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये हम डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ये नहीं हो सकता क्योंकि ये सारे में नहीं पाया जाता। ऑफ कोर्स नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन और रेप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ। मतलब ये दूसरा वाला रूल फॉलो कर रहा है, मतलब इज ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में सो नहीं करता। लेकिन वो पहला वाला जो रूल है ऑल, इसको वो फॉलो नहीं कर रहा है। अगर एक को भी फॉलो नहीं करेगा ना तो हम उसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मान सकते। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इतना याद रखना है कि अगर सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है ना, वो गुण अगर सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाता है और सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, तो जान जाइएगा ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। और अगर सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है तो जान जाना कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट हम आते हैं मेटाबॉलिज्म के ऊपर। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, देखिए अभी जस्ट बोला था मेटाबॉलिज्म दो चीज हो सकता है, आइदर कुछ हमारे बॉडी में अगर कुछ बन रहा है, आपके सेल के अंदर कुछ बन रहा है तो उसको एनाबॉलिज्म बोलते हैं। अगर कुछ आपकी बॉडी में अगर ब्रेकडाउन हो रहा है जैसे कि ग्लूकोज, तो उसको ब्रेकडाउन होकर क्या बनाता है, एटीपी बनाता है, एनर्जी रिलीज होता है, तो उसको हम बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म चलिए देखते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ केमिकल्स। वो बोल रहा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो केमिकल से बने हुए हैं। हाँ सही है। दिस केमिकल्स स्मॉल एंड बिग। इस जो केमिकल्स हैं ये कुछ स्मॉल हो सकता है, कुछ बिग हो सकता है। बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस, साइजेस, फंक्शंस। तो अलग अलग केमिकल्स की बात करें, जैसे कि आपका डीएनए हो गया, डीएनए नाइट्रोजनस बेस से बना है, फॉस्फेट शुगर से बना है, फॉस्फेट ग्रुप से बना है। तो ये सब क्या है, फॉस्फेट ग्रुप क्या है, केमिकल है। नाइट्रोजन क्या है, केमिकल है। तो अलग अलग साइज के केमिकल से हमारी बॉडी जो है वो बना है, are constantly being made and changed into some other biomolecules। तो ये जो molecules है ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो चेंज होता रहता है। These conversions are chemical reactions और metabolic reactions। तो वो बोल रहा है जैसे कि आप 10th क्लास में पढ़े होंगे कि जो ग्लूकोज है वो पहले 6 कार्बन मॉलिक्यूल का होता है, उसके बाद वो चेंज हो जाता है पायरुविक एसिड में या फिर पायरुवेट में, 3 कार्बन मॉलिक्यूल का। उसके बाद वो पायरुवेट जाता है किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और वहां पे वो एनर्जी रिलीज होता है। तो ये क्या हो रहा है, 6 से 3 कन्वर्ट में हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो बीइंग मेड एंड चेंज, मतलब कुछ बन रहा है और कुछ चेंज हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। और क्या हो रहा है, कन्वर्सन हो रहा है, केमिकल कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं। ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया किसमें, ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया आपका, ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया किसमें, पायरुवेट में। तो ये जो चेंज हो रहा है ना, और पायरुवेट चेंज हो जाएगा एटीपी में, एनर्जी में। तो ये जो चेंज हो रहा है इस चेंज को हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। केमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिक रिएक्शंस, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकरिंग साइमल्टेनियसली इनसाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके बॉडी के अंदर हजारों क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक रिएक्शन उनके बॉडी में हो रहा है। चाहे वो यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, सब में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म शो करता है। All plants, animals, fungi, microbes exhibit metabolism। तो जितने भी plants हैं, animals हैं, fungi सब metabolism show करते हैं। The sum total of all the chemical reactions occurring in our body is metabolism। तो metabolism हम किसको बोलेंगे, जितने भी sum total, मतलब टोटल जितना भी रिएक्शन होता है, हजार लाख जितना भी रिएक्शन हमारे बॉडी में होता है, सारे रिएक्शन को मिलाकर क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। रिएक्शन मतलब कुछ बन रहा है या कुछ टूट रहा है, जो भी हो रहा है। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट्स मेटाबॉलिज्म। नो नॉन लिविंग मतलब हम, हमारा मतलब ये यहाँ पे कौन सा वाला रूल फॉलो हो रहा है, ओनली वाला रूल फॉलो हो रहा है। मतलब मेटाबॉलिज्म सिर्फ और सिर्फ ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ही शो करता है क्या, मेटाबॉलिज्म। मतलब जो भी कुछ बन रहा है हमारे बॉडी में, कुछ एनर्जी को जो बन रहा है, मतलब टेबल तो एनर्जी नहीं होता ना, टेबल के अंदर तो एनर्जी नहीं बनता। तो इतना याद रखना है कि मेटाबॉलिज्म सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होता है। उसके बाद और सारे के सारे ओनली में भी होता है, और ऑल ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी ये शो करता है। मतलब ऑल और ओनली दोनों जो है वो मेटाबॉलिज्म में ही फॉलो हो रहा है। मतलब मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो जाएगा। याद रखना है मेटाबॉलिज्म जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, मतलब यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ पे सब के सब में जो है वो ये करेक्टर ये दिखने को मिल रहा है। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही मेटाबॉलिज्म देखने को मिल रहा है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म को छोड़ के और कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये ऑब्जेक्ट में ये शो नहीं हो रहा है। याद रखना है। नेक्स्ट, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम्स। यहाँ पे अब ट्रिकी वाला क्वेश्चन बन सकता है, याद रख लेना। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल सिस्टम। तो तुम्हारे बॉडी में जो भी, तुम्हारे बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शन बन रहा है ना, जैसे कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है मैं इसको एक लैब में कंडक्ट करा सकता हूँ। मतलब ग्लूकोज जैसे ब्रेकडाउन होता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल से 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो चेंज हो रहा है, मैं सेम चीज को एक सेल के बाहर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर मैं उसको उस रिएक्शन को परफॉर्म कर सकता हूँ। एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, इस वाला लाइन को अंडरलाइन कर लेना, यहाँ बहुत इंपोर्टेंट है। एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म इन अ टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। तो ये याद रख लेना। वो पूछेगा कि जो रिएक्शन है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, तुम बोलोगे लिविंग है, लेकिन जो रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, तुम बोलोगे टेस्ट ट्यूब में बाहर कर रहे हैं, तो टेस्ट ट्यूब में हम जो कर रहे हैं, टेस्ट क्या टेस्ट ट्यूब लिविंग है, नहीं टेस्ट ट्यूब नॉन लिविंग है। तो आंसर क्या होगा, देखो, एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म इन अ टेस्ट ट्यूब नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। मतलब अगर टेस्ट ट्यूब में कोई अगर चीज हो रहा है तो उसको ना ही हम लिविंग बोलेंगे और ना ही नॉन लिविंग बोलेंगे।
क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि while metabolism is defining feature of all living organisms without exception, यहाँ पे कोई भी exception नहीं है, मेटाबॉलिज्म सब में होता है और सिर्फ और सिर्फ लिविंग में ही होता है। लेकिन isolated metabolic reactions in vitro are not living things but surely living reactions। ये वाला लाइन में जो है ना, यहाँ पे बॉक्स बना दो, इस वाला लाइन से स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट वाला क्वेश्चन बन जाएगा कि पूछ देगा कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मतलब मान लेते हैं कि लैब है, लैब के अंदर तुमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है एक रिएक्शन परफॉर्म किया कि यहाँ पे क्या किया, ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है पायरुवेट में। मैंने ये वाला रिएक्शन कहाँ पे कर दिया, ये वाला रिएक्शन मैंने टेस्ट ट्यूब के अंदर कर दिया। तो मुझे बताओ ये जो टेस्ट ट्यूब है एक लिविंग है या नॉन लिविंग है? तुम बोलोगे नॉन लिविंग है। हाँ, मान लिया नॉन लिविंग है। लेकिन ये जो रिएक्शन हो रहा है अंदर, ये क्या है, ये लिविंग है नॉन लिविंग है? तुम बोलोगे सर ये रिएक्शन तो लिविंग है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर भी तो ये सेम रिएक्शन हो रहा है। तो देखो यहाँ पे इसलिए तो लिखा है कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो, इन विट्रो मतलब टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है, टेस्ट ट्यूब क्या है, आर नॉट लिविंग थिंग्स, टेस्ट ट्यूब नॉट लिविंग है, नॉन लिविंग है, बट श्योरली लिविंग रिएक्शन। लेकिन ये जो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है ना, वो लिविंग है, क्योंकि जो रिएक्शन टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रहा है वो सेम रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर भी हो रहा है। तो टेस्ट ट्यूब हो जाएगा नॉन लिविंग और जो रिएक्शन हो जाएगा वो लिविंग। इसलिए हम आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हम लिविंग भी नहीं कह सकते और ना ही नॉन लिविंग कह सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा, एक स्टेटमेंट बनाएगा कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म इन अ टेस्ट ट्यूब इज ए लिविंग थिंग्स और ए लिविंग इज ए लिविंग। तो तुम क्या बोलोगे, करेक्ट हो गया या इनकरेक्ट हो गया? इनकरेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा है ये ना ही लिविंग है ना ही नॉन नॉन लिविंग है। क्योंकि ये जो रिएक्शन हम बाहर करा रहे हैं, मतलब वो बोल रहा है कि जो लैब में हम रिएक्शन करा रहे हैं ये लिविंग है नॉन लिविंग है? तुम बोलोगे कुछ भी नहीं है, ना लिविंग है ना नॉन लिविंग है, क्योंकि ये जहाँ पे हो रहा है ना, ये जो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब नॉन लिविंग है लेकिन रिएक्शन लिविंग है, इसलिए इसको हम ना ही लिविंग बोलेंगे ना ही नॉन लिविंग बोलेंगे। लेकिन अगर मैं टेस्ट ट्यूब को हटा दूं और टेस्ट ट्यूब के अगर अगर मैं सेल को रिप्लेस कर दूं, सेल के अंदर ये रिएक्शन अगर होगा तो टोटल चीज क्या हो जाएगा, ये टोटल को मैं क्या बोल सकता हूँ, टोटल को मैं लिविंग बोल सकता हूँ। अगर टेस्ट ट्यूब को हटा दूं और टेस्ट ट्यूब की जगह अगर मैं सेल डाल दूं, सेल के अंदर अगर ये रिएक्शन होगा तो वो चीज क्या हो जाएगा, लिविंग थिंग्स हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो हेंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। तो यहाँ से वो उसने जोड़ दिया सेल को, मतलब ये जो, मतलब हम ये वाला आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन को हम लिविंग या नॉन लिविंग क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि ये नॉन लिविंग में हो रहा है, मतलब रिएक्शन लिविंग है लेकिन ये जहाँ पे हो रहा है ना, जिसके अंदर ये हो रहा है, टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रहा है, तो टेस्ट ट्यूब क्या है, नॉन लिविंग है। लेकिन सेम लिविंग रिएक्शन अगर लिविंग चीज के अंदर अगर होगा तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, लिविंग बोल पाएंगे। देखो सेम रिएक्शन था, मैंने क्या किया, टेस्ट ट्यूब की जगह सेल अंदर डाल दिया। अगर सेल के अंदर अगर ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होगा तो मैं क्या बोलूंगा, इस चीज को मैं बोलूंगा, इस चीज को मैं लिविंग बोल सकता हूँ, लेकिन इसको मैं लिविंग भी नहीं बोलूंगा कि नॉन लिविंग भी नहीं बोलूंगा। तो याद रखना है, अगर आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन को मैं लिविंग भी नहीं बोल सकता या नॉन लिविंग भी नहीं बोल सकता। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो याद रखना है, मेटाबॉलिज्म हमारे पास डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गया, सेल, सेल भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गया, मतलब जिसके पास सेल होगा उसको ही हम लिविंग बोलेंगे। मतलब लिविंग सेल मत कहाँ पे पाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ लिविंग में पाया जाएगा और ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल पाया जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं कॉन्शियसनेस पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, perhaps the most obvious and technically complicated feature of all living organisms is the ability to sense their surroundings। तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो फीचर है ना, वो क्या है, वो ये है कि हमारे अपने जो आसपास का जो सराउंडिंग है इसको सेंस कर पा रहा है। तो जो सेंस करने वाला जो फीचर है ना, वो यूनिसेलुलर एनिमल भी करता है और मल्टीसेलुलर एनिमल भी कर सकता है। कैसे, देखो, एंड रेस्पॉन्ड टू दिस एनवायरमेंटल स्टिमुली व्हिच कुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। मतलब ये जो रेस्पॉन्स टू द एनवायरमेंटल स्टिमुली, मतलब बाहर से अगर कोई चीज अगर तुमको टच कर रहा है तो तुम इस चीज को तीन अलग अलग प्रोसेस से तुम उसको दे सकते हो। पहला है फिजिकल, दूसरा है केमिकल, तीसरा है बायोलॉजिकल। फिजिकल मतलब अगर तुमको किसी ने चांटा मार दिया तो तुम उसको आइदर तुम उसको मार सकते हो या फिर कुछ भी कर सकते हो। मतलब अगर तुमको एक चींटी ने आके चींटी ने तुमको काट लिया, तुम क्या करोगे, उस चींटी को सीधा मार दोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, वहां पे फिजिकल होगा, तुम फिजिकल उसको टच करोगे। केमिकल, तो तुम्हारे बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। अगर तुम मेडिसिन खा रहे हो, तुम्हारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, मतलब तुम्हारा बॉडी उस केमिकल पर रेस्पॉन्स दे रहा है, मतलब तुम्हारे बॉडी में केमिकल स्टिमुली जो है तुम्हारे बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, रेस्पॉन्स दे रहा है। बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल भी तुम्हारे बॉडी में क्या होता है,
रेस्पॉन्स होता है। तुमको तुम्हारा बॉडी जो है, अगर मान लेते हैं कि बाहर बहुत ठंडा है, तो तुम्हारा बॉडी अपने बॉडी को रेगुलेटेड कर लेता है टेम्परेचर में, तो वो बायोलॉजिकल होता है। तो वी सेंस और एनवायरनमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स, तो हम अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं। कैसे? सेंस ऑर्गन की मदद से। बाहर ठंडा है, गर्म है, कैसा है, हमको आराम से पता लग जाता है, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास स्किन में रिसेप्टर है, उसको क्या बोलते हैं, फेनो रिसेप्टर बोलते हैं। तो प्लांट्स रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक, अब प्लांट कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं, देखो, प्लांट जो है वो लाइट को रेस्पॉन्ड करते हैं, वाटर को रेस्पॉन्ड करते हैं, उसके बाद टेम्परेचर को रेस्पॉन्ड करते हैं, उसके बाद पॉल्यूटेंट्स जैसे कि लाइकेन हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, पॉल्यूटेंट्स को कौन सा वाला ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड करता है। अब जो लाइकेन है, लाइकेन किस किस चीज से बना होता है, लाइकेन जो है आल्गे और फंगाई मिलके जो है एक रिलेशनशिप बनाते हैं। आल्गे जो है फंगाई को खाना देता है, फंगाई आल्गे को रहने के लिए जगह देता है। तो ये दोनों के बीच में जो आपस का जो रिलेशनशिप है, उसको हम क्या बोलेंगे, लाइकेन बोलेंगे। इस दोनों ऑर्गेनिज्म चिपक के रहते हैं, दोनों एक साथ रहते हैं। तो लाइकेन उस जगह में ग्रो होगा जहाँ पे पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट होगा। जहाँ पे पोल्यूशन है वहाँ पे लाइकेन ग्रो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि प्लांट भी रेस्पॉन्स, मतलब प्लांट को भी पता चलता है कि एनवायरनमेंट में पोल्यूशन है नहीं है, क्या है, उनको भी पता चल रहा है। लाइट मिल रहा है तो अच्छे से ग्रो करेंगे, सनलाइट नहीं मिलेगा तो ग्रो नहीं करेंगे, वाटर मिलेगा तो ग्रो करेंगे, नहीं मिलेगा तो ग्रो नहीं करेंगे। सेम चीज, टेम्परेचर मिलेगा, अच्छा टेम्परेचर मिलेगा तब ग्रो करेंगे, नहीं मिलेगा तो ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो उनको पता कैसे चल रहा है कि टेम्परेचर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो सेंस कर पा रहे हैं। तो इनके अंदर भी सेंस कॉन्शियसनेस है। नेक्स्ट आता है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू, वन सेकेंड, तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो ऑल ऑर्गेनिजम्स हैं, ये क्या कर सकते हैं, ये जो है ये सेंस कर सकते हैं अपने आसपास क्या हो रहा है। ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन सेंस एंड रेस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल क्यूज। एनवायरमेंटल क्यू मतलब एनवायरमेंटल में जो भी कंडीशन हो रहा है। अगर बैक्टीरिया को कैसे पता चल रहा है कि बाहर फेवरेबल कंडीशन है या अनफेवरेबल कंडीशन है, तो वो रेस्पॉन्स कर पा रहा है, इसलिए उसको पता चल रहा है। तो सबको कंसियस, मतलब सब जो है एनवायरमेंट, मतलब एनवायरमेंट का जो सराउंडिंग है, उन सबको वो सेंस कर पा रहे हैं। फोटो पीरियड इफेक्ट्स, ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बॉक्स कर लीजिए, इससे क्वेश्चन बनेगा। ये वो इसको क्या कर लेगा, इसमें वो करेक्ट इनकरेक्ट वाला क्वेश्चन में डाल देगा। क्या बोलेगा, बोलेगा कि फोटो पीरियड इफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्यूटीज। वो यहाँ पे क्या बोलेगा, फोटो पीरियड डज नॉट इफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्यूटीज। इसका मतलब क्या है, देखिए, फोटो पीरियड मतलब, फोटो मतलब लाइट, लाइट का इंटेंसिटी। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको लाइट का जो है वो फर्क पड़ता है। मतलब ऐसे बहुत सारे प्लांट होते हैं जो कि लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं, और उसके बाद शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनको रिप्रोडक्शन करने के लिए जो है लाइट की जरूरत होता है, या फिर किसी प्लांट को जो है शॉर्ट लाइट की, मतलब लाइट, कम लाइट की जरूरत होता है। उसका सीजनल बिडर्स, मतलब आप देखे होंगे कि जो कुत्ते होते हैं, वो ज्यादातर वो विंटर सीजन को प्रेफर करते हैं रिप्रोडक्शन करने में। एक पर्टिकुलर टाइम पे ही वो रिप्रोडक्शन करते हैं, वो हर टाइम रिप्रोडक्शन नहीं करते। मतलब एक टाइम पे ही वो बच्चा पैदा करते हैं, लेकिन हम सीजनल ब्रीडर्स नहीं है, हम किसी भी टाइम रिप्रोडक्शन कर सकते हैं या फिर बच्चा पैदा कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ पे आपको क्या कर सकता है, वो एक स्टेटमेंट बनाएगा कि फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स ओनली प्लांट्स, ऐसा क्वेश्चन बना देगा। ट्रू और फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे याद रखना है, इसलिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। तो फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों को ये अफेक्ट करता है। ऑल ऑर्गेनिजम्स हैंडल केमिकल एंटरिंग देयर बॉडीज, ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। इसीलिए सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अवेयर रहते हैं, वो जानते हैं कि बाहर क्या चल रहा है। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। ये वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वो बात कर रहा है सेल्फ कॉन्शियसनेस की। सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब, सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस ऑफ आवर ओन, मतलब खुद का, अगर कोई अगर जान पा रहा है कि खुद के अंदर क्या चल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस बोलेंगे। तो एक स्टेटमेंट बना देगा कि सेल्फ कॉन्शियसनेस फाउंड इन ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, ट्रू और फॉल्स। तुम बोलोगे फॉल्स, क्योंकि सेल्फ कॉन्शियसनेस, खुद का जो, मतलब खुद का जो अवेयरनेस है वो किस में है, सिर्फ और सिर्फ किसमें है, ह्यूमन बींग्स में ही है। ये वाला जो पावर है ना, वो हम में ही है। हम खुद के बारे में, मतलब हम खुद के अंदर क्या चल रहा है,
हमारा जो ब्रेन है, हम बहुत सोचते हैं ना, ये नहीं होगा तो क्या होगा, वो नहीं होगा तो क्या होगा। तो जो अवेयरनेस अबाउट हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, तो ये जो अवेयरनेस है, जो सेल्फ अवेयर कॉन्शियसनेस अबाउट ओन, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम सेल्फ कॉन्शियसनेस बोल सकते हैं। तो इस किस में पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है। इस डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा, है सेल्फ कॉन्शियसनेस। कंसिस्टेंस therefore becomes the defining property of living organisms। तो मैं कंसिस्टेंस को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोल सकता हूँ कि नहीं? अब तुम खुद देखो कि ऑल और ओनली ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। खुद देखो, क्या ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जा रहा है? हाँ, हमने तो अभी देखा कि यूनिसेलुलर में पाया जा रहा है, मल्टीसेलुलर में पाया जा रहा है, प्रोकैरियोट्स में पाया जा रहा है, बैक्टीरिया में पाया जा रहा है, एनिमल्स फंगाई सब में पाया जा रहा है। मतलब सब बाहर में क्या हो रहा है सब जान पा रहे हैं। बैक्टीरिया कैसे जान रहा है? बैक्टीरिया जान पा रहा है, और अगर बाहर फेवरेबल कंडीशन है तो वो क्या कर रहा है, वो बाइनरी फिजन कर रहा है। अगर वो अनफेवरेबल कंडीशन है तो वो मल्टीपल फिजन कर रहा है, तो उसको पता चल रहा है। उसके बाद आता है ओनली, क्या सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही कॉन्सियसनेस है, क्या नॉन लिविंग में कॉन्सियसनेस है? तुम बोलोगे नहीं। तुम अगर टेबल को मारते हो तो क्या टेबल जान पाता है कि तुम मारे हो? नहीं। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है कि यहाँ पे वो बोल रहा है कि कोमा पेशेंट के बारे में बात कर रहा है, कि अगर मैं आपको पूछूं कि कोमा पेशेंट में कॉन्शियसनेस होता है या नहीं होता है, तो यहाँ पे दो चीज आ सकता है, एक है कॉन्शियसनेस, दूसरा है सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो मैं अगर आपको पूछूं कि कोमा पेशेंट में, जो भी कोमा में चले जाते हैं, उनमें कॉन्शियसनेस होता है कि नहीं होता है, आप बोलोगे कॉन्शियसनेस उनके अंदर होता है नहीं होता है? उनके अंदर होता है। कैसे? आप बोलोगे कैसे, उनको मारेंगे तो उनको पता नहीं चलेगा। फिर भी उनके अंदर कॉन्सियसनेस होता है। कैसा वाला? उनके अंदर कॉन्सियसनेस विथ रेस्पेक्ट टू टच। देखो, बहुत सारा कॉन्सियसनेस हो सकता है। जैसे कि आपको किसी ने टच किया, आप तुरंत उसका रेस्पॉन्स दे देते हैं, लेकिन कोमा पेशेंट को अगर आप टच करेंगे तो वो टच के मामले में कॉन्शियस नहीं है, लेकिन वो केमिकल के मामले में कॉन्शियस है। मतलब अगर उसको मेडिसिन देते रहते हैं तो उस मेडिसिन क्या है, केमिकल ही तो है। तो केमिकल उसके बॉडी में जाता है, और केमिकल क्या करता है, उस केमिकल को उसकी बॉडी क्या करता है, रेस्पॉन्स करता है कि नहीं करता? वो धीरे धीरे उसका जो कंडीशन है वो नॉर्मल हो जाता है। और नॉर्मल क्यों होता है? इस मेडिसिन की वजह से होता है। तो नॉर्मल अगर हो गया ना, मतलब मेडिसिन उसके बॉडी में रिएक्ट कर रहा है, और उसका बॉडी उस केमिकल को रेस्पॉन्स दे रहा है। इसका मतलब इसके अंदर कॉन्सियसनेस है। लेकिन कौन सा वाला कॉन्सियसनेस है? केमिकल वाला कॉन्सियसनेस है। उसके बॉडी के अंदर अगर क्वेश्चन पूछा कि कॉन्सियसनेस विद रेस्पेक्ट टू टच कोमा पेशेंट में होता है कि नहीं होता है, तुम बोलोगे नहीं होता है। कोमा पेशेंट को तुम मारोगे, पीटोगे, कुछ भी करोगे, उनको पता नहीं चलेगा। लेकिन उनके बॉडी में अगर तुम मेडिसिन डालोगे तो मेडिसिन का रेस्पॉन्स उनका बॉडी जो है वो कर पाएगा। ओके। उसके बाद आता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। क्या उनके बॉडी में सेल्फ कॉन्शियसनेस है? मतलब वो क्या सोच सकते हैं, मैं मरूंगा, जीऊंगा, क्या करूंगा? नहीं सोच सकते। मतलब उनकी बॉडी में सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, लेकिन कॉन्शियसनेस है। और कौन सा वाला कॉन्शियसनेस है? केमिकल वाला कॉन्शियसनेस है। टच वाला कॉन्शियसनेस उनकी बॉडी में नहीं है, ये याद रखना है। किसमें? कोमा पेशेंट में। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि वी ऑब्जर्व पेशेंट lying in coma in hospital virtually supported by machines which replaced hearts and lungs. The patient is otherwise brain dead। किसी का ब्रेन डेड हो सकता है। The patient has no self consciousness। मतलब उसका ब्रेन डेड हो चुका होता है, और वो खुद सोच नहीं सकता कुछ। Are such patient who never come back to normal life। मतलब वो नॉर्मल लाइफ में और फिर से वापस कर सकता है या नहीं कर सकता है? कर सकता है। क्यों कर सकता है? तो वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? तो बोलोगे लिविंग है सर। कैसा लिविंग है? क्योंकि वो अभी भी जिंदा है, और उसका अभी भी सांस चल रहा है, उसका बॉडी अभी भी मेडिसिन को रेस्पॉन्स दे रहा है। नेक्स्ट, इन हायर क्लासेस यू विल कम टू नो दैट ऑल लिविंग फिनोमेना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शंस। तो तुम अपने बड़े हायर क्लास में तो ये पढ़ोगे कि जितने भी फिनोमेना है, लिविंग फिनोमेना है, वो किसी चीज का इंटरेक्शन की वजह से ही हो पा रहा है। किसका इंटरेक्शन की वजह से हो पा रहा है, अब देखते हैं। ओके, हमने 9th 10th में पढ़ा है कि सेल्स मिलके क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं। टिश्यू मिलके क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। ऑर्गन मिलके क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। अब हमको ये भी देखना है कि मॉलिक्यूल मिलके क्या बनता है, ऑर्गेनेल बनता है। ऑर्गेनेल मिलके सेल बनता है। सेल मिलके टिश्यू, टिश्यू मिलके ऑर्गन, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम। अब इस वाले पैराग्राफ में ये वो बात कर रहा है कि इंटरेक्शन की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया है। मतलब मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में क्या हुआ, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में क्या हुआ, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन हुआ, और इंटरेक्शन की वजह से क्या बना, ऑर्गेनेल बन पाया। अब उसके बाद क्या हुआ, ऑर्गेनेल और ऑर्गेनेल के बीच में इंटरेक्शन हुआ। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है, वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। और उस प्रोटीन को आगे कौन लेके जाता है,
गोल्गी apparatus लेके जाता है। तो यहाँ पे दो ऑर्गेनेल्स जो है मिल के काम कर रहे हैं, और मिल के काम करके वो क्या बना रहे हैं, सेल बना रहे हैं। तो वो ये बोल रहा है कि जो भी ऑर्गेनेल का जो भी प्रॉपर्टी है ना, वो किस में है, सेल में है। सेल का प्रॉपर्टी किस में है, टिश्यू में है। टिश्यू का प्रॉपर्टी किस में है, ऑर्गन में है। ऑर्गन का प्रॉपर्टी किस में है, ऑर्गन सिस्टम में है। लेकिन क्या, अगर मैं बोलूं, क्या टिश्यू का प्रॉपर्टी सेल में है? अगर एक मान लेते हैं कि मसल टिश्यू, क्या मसल टिश्यू जो काम कर सकता है, क्या मतलब मसल टिश्यू का जो कैरेक्टर्स है, क्या वो कैरेक्टर उसके सेल में है? क्या उसके सेल में नहीं है, लेकिन उस सेल का कैरेक्टर टिश्यू में है। सेल का कैरेक्टर टिश्यू में हो सकता है, लेकिन टिश्यू का कैरेक्टर सेल में नहीं हो सकता, मतलब उल्टा नहीं हो सकता। मतलब मॉलिक्यूल का कैरेक्टर ऑर्गेनेल में हो सकता है, ऑर्गेनेल का कैरेक्टर सेल में हो सकता है, सेल का कैरेक्टर टिश्यू में हो सकता है, टिश्यू का कैरेक्टर ऑर्गन में हो सकता है, ऑर्गन का कैरेक्टर ऑर्गन सिस्टम में हो सकता है। क्योंकि मॉलिक्यूल मिल के ऑर्गन बना है, ना कि ऑर्गन मिल ऑर्गेनल मिल के मॉलिक्यूल बना है। याद रखना है मॉलिक्यूल्स, जैसे कि अगर मैं एक ऑर्गेनल का नाम दूं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या है, डीएनए है। डीएनए किस मॉलिक्यूल से बना है? डीएनए बना है नाइट्रोजनस बेस से बना है, फॉस्फेट ग्रुप से बना है, और बहुत सारे शुगर से बना है। तो नाइट्रोजन और फॉस्फेट ग्रुप से वो बना है। तो नाइट्रोजन और फॉस्फेट क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। इन दोनों के बीच में क्या हुआ, इंट्रैक्शन हुआ। इंट्रैक्शन होने के बाद कौन सा ऑर्गेनेल बना, न्यूक्लियस बना। अब मतलब नाइट्रोजन और फास्फोरस का जो कैरेक्टर है, वो किस में प्रेजेंट है, वो डीएनए में प्रेजेंट है, मतलब वो ऑर्गेनेल्स में प्रेजेंट है। तो मैं लेकिन इसका उल्टा हो सकता है क्या, क्या डीएनए का कैरेक्टर नाइट्रोजन और फास्फेट में है? तो बोलोगे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि डीएनए बहुत सारे मॉलिक्यूल को मिलके बना है। तो मॉलिक्यूल्स का कैरेक्टर डीएनए में होगा, लेकिन डीएनए का कैरेक्टर मॉलिक्यूल में नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जो ऊपर से नीचे हम जा रहे हैं, मॉलिक्यूल का कैरेक्टर, मॉलिक्यूल मिलके ऑर्गेनेल बना है, मतलब मॉलिक्यूल्स का कैरेक्टर ऑर्गेनेल्स में है। ऑर्गेनेल्स मिलके सेल बना है, मतलब ऑर्गेनेल्स का कैरेक्टर सेल में है। सेल मिलके, बहुत सारे सेल मिलके क्या बना है, टिश्यू बना है। तो जो भी टाइप का सेल, अगर मसल सेल है, तो मसल सेल का कैरेक्टर किस में आएगा, मसल टिश्यू में आएगा। अब बहुत सारा टिश्यू मिलके ऑर्गन बना है। अगर कार्डियक मसल है, तो कार्डियक कार्डियक मसल का जो टिश्यू है, उस टिश्यू का कैरेक्टर कहाँ पे आएगा, हार्ट में आएगा। क्योंकि कार्डियक टिश्यू से ही तो हार्ट बनता है, कार्डियक आपका हार्ट बनता है। तो हार्ट का जो कैरेक्टर है वो किसमें आएगा, ऑर्गन सिस्टम में आएगा। तो लेकिन इसका उल्टा नहीं होगा, यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। तो टिश्यू का जो कैरेक्टर है, टिश्यू का जो कैरेक्टर है, वो ऑर्गन में आएगा, ना कि सेल में। याद रखना है, रिवर्स नहीं हो सकता, आगे ही जाएगा, ऊपर नहीं जा सकता। क्योंकि सेल में किसका कैरेक्टर है, सेल में ऑर्गेनल्स का कैरेक्टर है, ना कि टिश्यू का। वो सेल मिल के टिश्यू बना है, मतलब टिश्यू के अंदर सेल का कैरेक्टर है, मसल टिश्यू के अंदर मसल सेल का कैरेक्टर होगा। लेकिन मसल सेल के अंदर मसल टिश्यू का कैरेक्टर होगा क्या, नहीं होगा। कैसे, कैसे होगा, क्योंकि सेल मिलके टिश्यू बनता है, ना कि टिश्यू मिलके सेल बनता है। याद रखना है। तो अगर सेल मिलके अगर टिश्यू बन रहा है ना, तो सेल का कैरेक्टर टिश्यू में जाएगा, ना कि टिश्यू का कैरेक्टर सेल में। तो याद रखना है कि सेल का कैरेक्टर टिश्यू में जा रहा है। तो इसलिए हमें बोल रहा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल्स और properties of tissues are not present in constituent cells but arise as a result of interactions among the constituent cells। तो टिश्यू कैसे बना, सेल सेल के बीच में इंटरेक्शन होने के बाद ही टिश्यू बना। आई होप समझ में आ गया होगा। सिमिलरली प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑर्गेनेल्स। तो जो सेलुलर ऑर्गेनेल्स का जो प्रॉपर्टी है इन द मॉलिक्यूलर ऑर्गेनेल्स, तो प्रॉपर्टीज ऑफ जो ऑर्गेनेल है वो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन मॉलिक्यूल का कैरेक्टर किसमें प्रेजेंट है, ऑर्गेनेल्स में प्रेजेंट है। जैसे कि मैंने आपको डीएनए का एग्जांपल दिया। तो व्हाट एराइज, ऑर्गेनेल कैसे बनता है, ऑर्गेनेल जो है मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होने के बाद ही, यहाँ पे लिखा है एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शंस अमंग द मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स कंप्राइजिंग द ऑर्गेनेल। तो और एक किसी भी ऑर्गेनेल, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, डीएनए हो, कोई भी हो, तो कैसे बन रहा है वो, मतलब मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन की वजह से ही वो बन रहा है। और नाइट्रोजन और फॉस्फेट पास पास आए, उन्होंने आपस में इंटरेक्ट किया, और इंटरेक्शन की वजह से ही क्या बना, हमारे पास एक ऑर्गेनेल बना, उस नाम का क्या है, न्यूक्लियस है। These interactions results in emergent properties at a higher level organization। तो ये जो है, ये इमर्जिंग प्रॉपर्टी है, एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि कहाँ पे मिलता है, हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मिलता है। दिस phenomenon is truly hierarchy of organizational complexity at all levels। hierarchy मतलब एक सीरीज में है, मतलब मॉलिक्यूल से ऑर्गेनेल बना, ऑर्गेनेल से सेल बना, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना। तो मॉलिक्यूल का कैरेक्टर ऑर्गेनेल में है, ऑर्गेनेल का कैरेक्टर सेल में है, सेल का कैरेक्टर टिश्यू में है, टिश्यू का कैरेक्टर ऑर्गन ऑर्गन में है, और ऑर्गन का कैरेक्टर जो है वो ऑर्गन सिस्टम में है। तो एक क्या है, एक सीरीज है, मतलब एक हायरार्ची है।
तो ये हायरार्ची किसमें पाया जाता है? कॉम्प्लेक्स एनिमल में पाया जाता है, जैसे कि हायर एनिमल्स। तो जिसमें जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कहाँ तक पाया जाएगा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो टिश्यू है नहीं, ऑर्गन तो है नहीं, ऑर्गन सिस्टम तो है नहीं। तो ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल लेवल्स। तो ये अलग अलग लेवल में ही पाया जाता है। देयरफॉर वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। तो जो भी इनिशियल ऑर्गेनिज्म है ना, वहाँ पे टिश्यू तक नहीं आएगा, वहाँ पे बस सेल तक ही आएगा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही सेल होता है। तो एक ही सेल अगर है तो वहाँ पे सिर्फ मॉलिक्यूल्स का कैरेक्टर ऑर्गेनल में होगा और ऑर्गेनल का कैरेक्टर सेल में होगा। लेकिन वहाँ पे भी ऐसा ही एक हायरार्ची रहेगा, लेकिन टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम उनमें नहीं आएगा, क्योंकि टिश्यू बनने के लिए ग्रुप ऑफ सेल चाहिए और यूनिसेलुलर में सिर्फ एक ही सेल होता है। नेक्स्ट, वहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि इसी गुण के कारण, इसी कैरेक्टर के कारण क्या है, उस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, वो खुद से रेप्लिकेट कर सकते हैं। इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग है, मतलब खुद को वो रेगुलेट कर सकते हैं। अभी मैंने बताया सेल्फ रेप्लिकेटिव मतलब एक सेल से एक जो ऑर्गेनल्स हैं वो कॉपी बना सकते हैं अपना, एक सेल से दो सेल बना सकते हैं। तो इस सेल में जो भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, जो भी है वो सेम एज इट इज कॉपी बना पाएगा दूसरे सेल में। तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, एक सेल से दूसरा सेल बन पा रहा है। इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग, ये खुद को रेगुलेट करते हैं। इनको मतलब हमारा बॉडी का टेम्परेचर हम खुद ही रेगुलेट करते हैं, हमारा खुद का सेल रेगुलेट करता है। इंट्यूटिव सिस्टम्स कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग एक्सटर्नल स्टिमुली, मतलब बाहर कोई भी सिचुएशन रहे, हम अपने अंदर जो है हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं। मतलब जैसे कि जो इनिशियल ऑर्गेनिज्म है वो बाहर फेवरेबल है तो बाइनरी फिजन करेगा, अनफेवरेबल है तो मल्टीपल फिजन करेगा, तो बाहर से वो इंटरेक्ट कर सकता है। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोलॉजी क्या है? लाइफ का ही तो स्टोरी है। लाइफ कैसे बना? सेल से बना। तो बायोलॉजी का सबसे मेन, अगर अगर सेल का डिस्कवर नहीं होता ना, हम बायोलॉजी आज नहीं पढ़ रहे होते, क्योंकि जो भी लाइफ है ना वो कहाँ से बना? सेल से बना। तो सेल से ही हमको आइडिया लगा कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, और सेल की वजह से ही लाइफ जो है बना है। तो हम आज जो भी हैं, हम 440 और हम 450 करोड़ साल के बाद आज हम पैदा हुए हैं। सबसे पहले कौन आया था? बैक्टीरिया आया था। मतलब हम सब एक टाइम पे प्रोकैरियोट्स थे, अब हम प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स तक आ चुके हैं। यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर तक आ चुके हैं। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से हम ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तक आ चुके हैं। पहले सिर्फ एक ही सेल था, अब सेल से क्या बना? ऑर्गन, टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना। तो हम बहुत हद तक डेवलप हो चुका है, और आज से लाखों करोड़ों साल के बाद और एक नया एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ऐसे इसको ही इवोल्यूशन कहते हैं, और इवोल्यूशन इज ए स्लो प्रोसेस। चलो वो बाद में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट भी यार लिखा है, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन। अभी बोला था लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, मतलब कैसे दुनिया में एक सिंपल इनिसेक्सुअल एनिमल से, सॉरी इनिसेलुलर एनिमल से मल्टीसेलुलर एनिमल कैसे बना, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट कैसे बना, यही है स्टोरी बायोलॉजी। All living organisms, present, past, and future, are linked to one another by the sharing common genetic material, but to varying degrees. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें क्या कॉमन है? ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय शेयरिंग कॉमन जेनेटिक मटेरियल। इन सब में जो है कॉमन जेनेटिक मटेरियल था, डीएनए या आरएनए सब में था, बट टू वेराइंग डिग्रीज, लेकिन अलग अलग तरह के था। मतलब सब में आइडेंटिकल नहीं था, लेकिन उस डीएनए में थोड़ा बहुत डिफरेंस था। तो यही था हमारे पास पांच ऐसा कैरेक्टर जिसको जिसके मदद से हम किसी भी चीज को लिविंग या नॉन लिविंग कह सकते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अ, मैं कंप्लीट नहीं कर पाया एक घंटे में, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मैं हर बारी में आपको सब खत्म कर दूं। आपको एक एक लाइन को अच्छे से रीड करना है, क्योंकि नीट में जो है एक एक लाइन को अब कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत होना जरूरी है। पहले क्या करते थे, सिर्फ कीवर्ड्स को रट के चले जाते थे, लेकिन अब ये नहीं होगा। अब अगर आपको क्लियर करना है एग्जाम, तो आपको एनसीईआरटी का एक एक लाइन, एक एक कमा, फुल स्टॉप सब कुछ याद रखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई भी एक चीज छूटे। चाहे कितना भी वीडियो लगे मैं बना दूंगा आपको, लेकिन आप अच्छे से इसको करिए। जल्दबाजी मत करिए कि वन शॉट, मतलब इसका नहीं है कि बस जैसे भी खत्म कर देना है। वन शॉट मतलब आपका विजन ये होना चाहिए कि एक बार अच्छे से पढ़ना है एनसीईआरटी, और उस एनसीईआरटी को पढ़ के जो है नोट्स अच्छे से बना लेना है, और उस नोट्स को बार 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 रिविजन करते रहना है। बस यही आपका मकसद मकसद होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि निपटा देते हैं। निपटाना नहीं है, आपको अच्छे से एक बार अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ लेना है। बहुत लोग क्या करते हैं, बस ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको समझ में कुछ नहीं आता। और यूट्यूब में तो बहुत सारा वन शॉट अवेलेबल है, तो वो सारा वन शॉट आपको उतना हेल्प नहीं करेगा जितना आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन हेल्प करेगा।
क्योंकि क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से पूछा जा रहा है, नहीं कि ना कि कीवर्ड से। क्योंकि अब क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, अब क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, अगर कहीं पे एनसीईआरटी में लिखा है कि ऑल, तो वो स्टेटमेंट क्या बना रहा है, ऑल की जगह वो लिख रहा है सम, फ्यू, लार्ज, ओनली, ऐसा वो वर्ड लिख रहा है। तो ऐसे वर्ड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइन पे लाइन पढ़ना पड़ेगा, वर्ड बाय वर्ड पढ़ना पड़ेगा। आप सिर्फ और सिर्फ हेड्स को रट के चले जाने से कुछ नहीं होने वाला आपको। आप अगर आप 11th में हो, 12th में हो, ड्रॉपर हो, कोई भी हो, आपको बस एनसीईआरटी पे फोकस करना है और बाहर के कोई भी मटेरियल्स को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देना है। अगर बाहर एक्स्ट्रा चीजें अगर आप पढ़ने लगे ना, आपका तो सिलेक्शन नहीं होने वाला। क्योंकि अगर सिलेक्शन पाना है तो दो चीज माइंड में रखिए, पहला है एनसीईआरटी, दूसरा है प्रीवियस क्वेश्चन। ये दो चीज को आप लेके चलिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा। और तीसरा, अगर आप चाहें तो एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स आप कर सकते हैं, और वो करना भी चाहिए। तो तीन चीज आप लेके चलिए। सबसे पहले कोई भी टॉपिक अगर आपका कंप्लीट हो गया तो आप सीधा जाइए प्रीवियस क्वेश्चन पे, क्योंकि देखिए कि इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आया है। उसके बाद नेक्स्ट जाइए आप फिंगर टिप्स पे, और उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करिए। और ऐसे जो है आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब में ऐसे आप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर तब तक आप कीप रिवाइजिंग। बाय।